हमारे एक प्रभु हैं सर अमिताभ बच्चन जी, मैं अपूर्व लाखिया का बहुत आभारी, अपने भगवान के दर्शन करवा दिए। आपको पता है मेरा पहला डायलॉग क्या था फिल्म के अंदर? योर ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। मेरे सामने दीवार, त्रिशूल, अमर अकबर एंथनी और सब मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लगा मैं बाहर जाऊंगा, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। दीवार पार्ट 2, त्रिशूल पार्ट 2, अमर अकबर एंथनी पार्ट 2, सब तैयार है, स्क्रिप्ट मुझे बस जाना है। आज तक मुझे ये तस्वीर देखकर रोल नहीं मिला है। ये इतिहास। यश चोपड़ा जी और करण जौहर जी जो स्विट्जरलैंड के बैकग्राउंड पर फिल्म बनाते हैं, मुझ जैसे एक्टर को कास्ट करेंगे, इसीलिए मैं नर्वस हूं आपके पास आने के लिए। आमिर खान साहब मुझे जानते थे क्योंकि मैंने बाजी उनके साथ की थी। अब मैं अंदर से ना आमिर खान विलन लग रहा था, तो मैं उनसे नजर चुराता था। आमिर ने डायरेक्ट पूछा, ग्लेन व्हिच रोल पांडे इज डूइंग? तो उसने बोला, नो ही इज डूइंग वन ऑफ द बस्ती। नो नो नो, तू मत कर। आमिर खान मुझे रिकमेंड कर रहा है और राइटर रिजेक्ट कर रहा है। आशुतोष गोवारिकर, आमिर खान साहब, आसित मोदी, अपूर्व लाखिया, प्रकाश झा, इन लोगों ने वो काम दिए जिसकी बदौलत मैं आज भी अपनी रोजी रोटी चलाता हूं। लेकिन लगान के आज भी हम लोग एक दूसरे को उसी कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं। नंबर भी अपने मोबाइल में उन्हीं नामों से सेव किया। हम तरसते जिस दिन शूटिंग का लास्ट डे था, उस दिन सबके आंखों में आंसू थे। पहला स्टेटमेंट में आशुतोष गोवारिकर जी की मुझे सुना था कि ये फिल्म ऑस्कर में जाएगी, ये उनका कॉन्फिडेंस था। बाइक सीधा ऊपर उड़ गई और शाहरुख साहब फ्लोर पे। मैं जानता था कि तुझे बराबर नहीं आता है। शाहरुख साहब का बैक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूत्रधार विद विनीत राय में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने फिल्मों और टेलीविजन दोनों में अपने मजबूत अभिनय से एक खास पहचान बनाई है। लगान, गुलाम, स्वदेश और गंगा जल जैसी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्मों में इन्होंने अपने किरदारों से दर्शकों का दिल जीता है। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा और शनि देव जैसे टीवी शोज में भी उनकी भूमिकाओं को लोगों ने खूब पसंद किया है। तो चलिए बिना देरी किए स्वागत करते हैं दयाशंकर पांडे जी का। दया जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आपका धन्यवाद सूत्रधार पे आने का, और बहुत बहुत खुशी हो रही है आपसे, एक्साइटमेंट हो रही है आपसे बातचीत करने की। नहीं, मुझे भी उतनी ही एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मैंने भी आपको देखा है आपके चैनल पर जी। तो आज आते वक्त मुझे भी बड़ा बेचैनी है और थोड़ा नर्वस हूँ मैं क्योंकि। अच्छा, हाँ, आप नर्वस हैं तो फिर हमारा क्या होगा ये बताइए। नहीं, ऐसा नहीं, मैं सचमुच कह रहा हूँ, मैं नर्वस हूँ। धन्यवाद। आपकी पूरी इतनी बेहतरीन फिल्मोग्राफी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके बचपन के बारे में बात करेंगे कि आप नॉन इंडस्ट्री फैमिली से एकदम दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं रहा है, तो बचपन कैसे बीता और माताजी पिताजी कहाँ से क्या किया करते थे और कैसे आपका रुझान हुआ एक्टिंग की तरफ? मेरे 7 पुश्तों में किसी ने एक्टिंग या फिल्म इंडस्ट्री से कोई जुड़ा हुआ नहीं था। मेरा जन्म मुंबई में हुआ और हमारा यहाँ मुंबई में तबेला हुआ करता था भैंसों का। अच्छा। माता पिता मेरे 1942 में यहाँ पिताजी मेरे आ चुके थे। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और मेरे पिताजी गांव फिर चले गए। फिर मैं चाचा चाची के साथ रहने लगा और हमारा तबेला हुआ करता था। मैं स्कूल में पढ़ने लगा। आपको शायद पता होगा कि नहीं, तभी फिल्मों से जुड़ने का माध्यम हुआ करता था। टीवी पर, दूरदर्शन पर संडे को एक फिल्म आती थी और थर्सडे को छाया गीत होता था जी। घर से इतनी फ्रीडम नहीं होती थी कि जाके थिएटर में फिल्म देखें। जो टीवी के जरिए जो फिल्में हम देखते थे जी, उससे प्रभावित होना एक वाजिब था मेरे लिए। मैं शायद भगवान की दुआ मानता हूँ या जो भी उन्हीं का, कि मेरे अंदर इंस्पिरेशन एक्टिंग की एक रुझान होता गया जी। मैं संडे को फिल्म देखता था। घर में टीवी भी नहीं होता था, दूसरे के घर में टीवी देखते थे। फिर आकर मैं देखता था
राजेश खन्ना जी की फिल्में, देवानंद जी की फिल्में, और उस वक्त मैं कई कैरेक्टर आर्टिस्ट को नहीं जानता था नाम से, लेकिन धीरे धीरे जानने लगा तो कितने महान एक्टर थे। आकर मैं उनकी मिमिक्री या उनकी तरह परफॉर्म करने की अकेले में कोशिश करता था। मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ जी। मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ जी। 10th मुंबई में पूना बोर्ड होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, मैं पास हुआ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई ग्रेट भी नहीं था, बेकार भी नहीं था। यहीं मुंबई में चेन्नई कॉलेज है, मैंने वहाँ एडमिशन लिया जी। वहाँ पर थिएटर एक्टिविटीज चलती थी जी। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी वो कॉलेज के जो इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन होते थे उसके प्ले लिखते थे, और एक शगीर अहमद चौधरी थे वो डायरेक्ट करते थे जी। मैं पहला साल मेरा FIJC में था, मैं मॉब में खड़ा रहा, वहाँ पर कई लड़के आए ऑडिशन के लिए, तो मैं भी था। धीरे धीरे मेरा रुझान होता गया और कॉलेज में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया नाटकों में, गुजराती नाटकों में, मराठी नाटकों में और हिंदी नाटकों में। वो यहाँ पर मुंबई में IPTA कई संस्थाएं हैं जो इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती हैं जी। और मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कई जगह मुझे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एक्टिंग का मिला, सेकंड बेस्ट एक्टर मिला, और इसी तरह एक गाड़ी चल पड़ी जी। और थिएटर की शुरुआत मतलब बेस आपका थिएटर का रहा, और बहुत ही IPTA तो खैर उस जमाने में तो ये कमर्शियल थिएटर तो नहीं हुआ करता। हाँ, लेकिन कॉलेज के लिए मैं अपने आप को बहुत थिएटर का नहीं मानूंगा कि मैंने थिएटर माने एक ताज लेकर नहीं घूम सकता, क्योंकि मैंने इतना थिएटर नहीं कर पाया था जी। कॉलेज के दिनों में आप मुंबई में बहुत इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन बहुत जमकर होते हैं, माने मुंबई के सारे कॉलेज, और ऐसा लगता है कि युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा मजा आता था, उसमें सीखने भी मिला। और आप कहें कि मेरी NSD जाने का मेरा बहुत ड्रीम था जी, वो मैं नहीं कर पाया। मुझे उस बात का बहुत दुख भी है, क्योंकि शायद मैं NSD में जाता तो एक अच्छा एक्टर मैं बन जाता, मुझे ऐसा लगता है जी। और क्यों नहीं हो पाया, मतलब किसी हालात ऐसे थे, वक्त कम था। मैंने जैसे कॉलेज ग्रेजुएशन मैंने पूरा हुआ तो 3 साल का कोर्स होता है, और मुझे पता नहीं था कैसे जाया जाता है। मैं जानता था NSD के कुछ लोगों को, लेकिन कुछ सिस्टम पता नहीं थे और वक्त कम था, हालात ऐसे नहीं थे कि मैं वहाँ जाकर 3 साल कोर्स करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं NSD में अगर ट्रेंड होकर आता, आज में कई मेरे फ्रेंड हैं जो NSD के एक्टर्स हैं, उनके साथ मैंने काम किया है, मैं उनको देखता हूँ तो मुझे जलन सी होती है। वो जिस तरह रोल में घुस जाते हैं, उनका एक तरीका है, और उनके सामने मैं नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि NSD के एक्टर कमाल के होते हैं, और जो भी है भगवान और माता पिता के आशीर्वाद से चल रही है रोजी रोटी। माने किसी ने हमारे एक प्रभु हैं सर अमिताभ बच्चन जी, बस उन्हीं को देखकर और गाड़ी चल रही है जी। और वो आप ही के प्रभु नहीं है, बहुत लोगों के प्रभु हैं। कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में अखिलेंद्र मिश्रा जी भी आए थे, तो उनकी भी जो कहानी है वो कहानी उन्हीं गुरुजी से शुरू होती है अपने गांव से। सो वो तो खैर इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो NSD ना जाने के बावजूद भी जब आपने यहाँ पे थिएटर शुरू किया, एज यू सेट की मराठी, गुजराती एंड हिंदी, मतलब तीनों लैंग्वेज में आपकी पकड़ थी। हाँ, क्या होता था मेरी पकड़ ना, आप कहेंगे मराठी में इतनी नहीं हो पाई, लेकिन मैंने क्या किया, मैं कल्चरल इंचार्ज था अपने कॉलेज का, तो बाकी लोग कॉलेज में ना एनुअल डे में हीरो बनने के लिए एक्टिंग करते थे जी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे प्रोफेशनल एक्टर बनना है जी। जो भी एनुअल डे में हीरो बनने के लिए करता था ना, तो उनको मैं कहता था कि आपको रिहर्सल रात भर करनी पड़ेगी, तो ये तपस्या करनी, जो नहीं कर पाता था वो छट जाता था जी। तो हमारे साथ जैसे नेहा शरद जोशी जी की बेटी थी जी, वो थी, रूपल पटेल थी जी, आसित मोदी जो तारक मेहता के प्रोड्यूसर हैं वो थे। तो हम लोग सिंसियर अपना प्रोफेशन, अपनी जिंदगी इसमें हम बनाना चाहते थे जी। तो हम लगे पड़े थे, हम लोग रात भर रिहर्सल करते थे, सवेरे जैसा भी होता था जी। और जो सिर्फ एनुअल डे में हीरो बनना चाहते थे वो भाग जाते थे जी, क्योंकि त्याग तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए उसमें मैं घुस जाता था। मराठी में वाले को मैं पूछ रहा है कोई रोल हो तो बताना। हाँ। यहाँ पर मैं हिंदी में धीरे जैसे जैसे सीनियर हुआ वैसे वैसे मैं सेंट्रल रोल करने लगा जी। और मराठी में वो होता था, जैसे गुजराती में आसित मोदी है वो हीरो होता था, तो उसके सपोर्टिंग में मैं भले 2 सीन हो वो करता था जी। पर मुझे थिएटर करने में, मुझे एक्टिंग करना था जी। चाहे आप कहीं भी करा लो, एक्टिंग करा लो बस जी। वो भूख थी बस मेरी जी। सो घर वालों का सपोर्ट उस जमाने में था
क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जो आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया, लेकिन मुझे ऑन द कैमरा सुनना है वो। कि जब नहीं, घर वालों का एक्चुअली आपको बताऊं, घर वाले चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ लिख कर काम धंधे पर लग जाऊं, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे नॉर्थ में भांड कहा जाता है इस तरह के एक्टरों को। पर मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, उन लोगों ने कहा कि अगर इज्जत से करोगे, अपनी इज्जत से जो भी करना है, इज्जत रखना खानदान की, और कोई ऐसा काम मत करना कि हमारा सर झुक जाए। तो भगवान की दया से अब तक मैंने कोशिश की है, मैंने ऐसे फिल्में करने की कि जिससे उनकी इज्जत बने। और आज कोई नहीं है, ना मेरे माता पिता, ना मेरे चाचा, ना चाची, कोई है नहीं, लेकिन एक परिवार वालों को बहुत ही गर्व नहीं, खुशी होती है कि मैं जो भी कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन सपोर्ट नहीं था। अभी आपको किस्सा जो मैं ऑफ कैमरा आपको बता रहा था, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी एक प्ले लिखा था उन्होंने, और शकीर अहमद चौधरी डायरेक्ट कर रहे थे जी। मेरी कॉलेज के दिनों में मूंछें हुआ करती थी, जैसे साउथ इंडियन फिल्म एक्टर मोटी थी। मैं रिहर्सल करता था तो डॉक्टर साहब आए और बोले कि ये तुम्हारी मूंछें तुमको निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं मूंछ नहीं निकाल सकता, क्योंकि नॉर्थ में पिता के देहांत के बाद ही मूंछ निकाली जाती है। मैंने कहा सर मैं नहीं निकाल पाऊंगा। नहीं निकाल पाओगे तो तुम्हें फिर ये रोल छोड़ना पड़ेगा। मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने हिम्मत करके जाकर मैंने मूंछ निकाल दी। और मूंछ निकालने का कारण उन्होंने मुझे कहा कि देखो दया, तुम काले हो, तुम्हारी मूंछ काली, तुम्हारा बाल काला, तुम्हें देखेगा कौन। मुझे उसका कालेपन का दुख नहीं था, मुझे मूंछ निकालने का बड़ा डर था। मैंने निकाला। घर में मैं रात को ऐसे अपने चाचा चाची से डरता था और ऐसे करके जाता था माने 10-11 बजे, और सुबह निकल जाता था। अच्छा। धीरे धीरे लोगों को, मेरे घर वालों को पता चला कि मूंछ निकाली। बहुत डांट सुननी पड़ी जी कि बाप के जीते ही तुमने मूंछ निकाल दी, ये दुख की बात है। बहुत दुख भी हुआ मुझे जी, क्योंकि पिताजी क्या सोचेंगे कि मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन मेरी भावनाएं उनके लिए अलग थी। आप कह सकते हैं कि एक ऊपर वाला सब कुछ सेट है। मेरा ये मानना है, मेरे जीवन का अनुभव, कि सब ऊपर वाले ने सेट करके आपके लिए स्क्रीन प्ले बना के रखा है। आपको कहाँ आपके यहाँ आना है आज, ये भी स्क्रीन प्ले बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। तो मैं सब ऊपर वाले को, मैं जो भी दोष दो, आरोप लगाओ या आशीर्वाद, मैं उन्हीं को मानता हूँ। हाँ, मतलब बोला जाता है ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेस्टिनी एंड डेस्टिनेशन। करेक्ट। डेस्टिनी आपको ला सकती है, हाँ, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो हमको ढूंढनी पड़ेगी। और उसी प्रोसेस को लोग स्ट्रगल बोलते हैं। स्ट्रगल एक्चुअली आपको बताऊं, मैं ग्रेजुएट था, मैं किसी बैंक में अप्लाई करता तो मैं जॉब मिल ही जाता। आपको बताऊं, कॉमर्स का मैं स्टूडेंट था। अब मैंने ये रास्ता चुना था, मुझे मालूम था मैं जो चेहरा लेकर आ रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, मुझे अवॉइड करेंगे लोग, वो सब करेंगे, सब मेंटली प्रिपेयर्ड था मैं। तो मैं इसको संघर्ष नहीं मानता हूँ, मजा आया। मैंने आपको बता दूं, मजा आता। अभी भी संघर्ष है, ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप आते हो बाहर से इस इंडस्ट्री में, और आप जिसको देखते थे आपके साथ काम कर रहा है, तो एक अजीब, आप भी जानते हो, एक अजीब खुशी मिलती है। जी, और मजा आ रहा है। अभी भी मैं कई एक्टरों के साथ काम करता हूँ जिनको मैंने बड़े पर्दे पर, उनको बचपन में देखा था, वो सामने आते हैं, तो एक अजीब सा, मैंने उनके में आपकी तरह मैं उनसे सवाल पूछना शुरू करता, सर आपने वैसा किया था, आपने कैसे किया था। तो एक क्यूरियोसिटी तो रहती है। नहीं, क्यूरियोसिटी तो रहती है। और उसके बाद फिर जैसे हमने बात की कि उस दौरान जैसे ही आप थिएटर वगैरह जब कर रहे थे, उसके बाद मेन स्ट्रीम सिनेमा से पहले क्या रहा बीच में? यू हैव स्टार्टेड असिस्टिंग ऑल्सो, किस तरीके से वो दौर रहा आपका? अभी कॉलेज में क्या हुआ, धीरे धीरे मैं बड़ा लोकप्रिय हो गया। मुझे सबने कहा तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, और अंदर ही अंदर बच्चन साहब माने हमारे आदर्श से जी, अंदर से एक सपने बनते हैं ना, माने जागते हुए सपने। आपको पता है, एक सोया हुआ सपना होता है, एक जागता हुआ जी। मुझे ऐसा लगा मैं बाहर जाऊंगा, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, दीवार पार्ट 2, त्रिशूल पार्ट 2, अमर अकबर एंथनी पार्ट 2, सब तैयार है, स्क्रिप्ट, मुझे बस जाना है जी। मैं जब लास्ट ईयर में था तो मुझे सा बोझ सा लग रहा था कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी से एग्जाम हो जाए, और मेरी इंडस्ट्री वेट कर रही है। मैं जैसे ही बाहर निकला, तब तस्वीर लेकर स्ट्रगल हुआ करती थी। अब तो काफी आसान हो गया, मेल पर आप तस्वीर भेज दो जी। तो इसी इलाके में हम शुरुआत की मैंने कि भाई वहां जाओ, मिलो। अब उस जमाने में एक डायरेक्टर होता था, उसके नीचे 3-4 असिस्टेंट होते थे। डायरेक्टर तो दूर दूर तक नहीं मिलते थे, असिस्टेंट मिल जाए तो समझ लो आपका सौभाग्य है।
मुझे पहले लगा कि ये लोग मुझे जानते होंगे। मैं बहुत अलग भ्रम में था कि अंदर से मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं निकलूंगा, कहा अरे आइए आप कहाँ थे, कितने देर आपका इंतजार, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ जी। और असिस्टेंट भी इतराते थे, और मेरा चेहरा जिस तरह का है आप जानते हैं, वो पहले मुझ पर कई लोग तो तरस खाते थे कि इनडायरेक्टली मुझे ऐसा माने हिंट देते थे कि दूसरा कोई काम ढूंढ लो तुम। और मैं समझता था, मैंने आपको बता दूं, मैं उसमें बुरा नहीं मानता था। वो मुझसे पूछते थे, मैं बोला सर मैं एक्टर हूँ और ये मेरी तस्वीर है, और ठीक ठीक ठीक। तो मुझे बेचारे इनडायरेक्टली कहते थे, और घर में क्या है आपका धंधा, क्या है करते हैं, तो उनको मैं बताता था। तो मुझे वो इनडायरेक्टली सलाह देते थे कि आप ढूंढ लो दूसरा काम जी, आपके लिए सॉरी जगह नहीं है। मैंने ऐसा नहीं, मैं समझने लगा था, फिर मैं हताश होता गया। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी था, मेरी हिम्मत टूटती गई, हालात मैंने। फिर मैं, एक मेरे मित्र थे आलोक गुप्ता, मैं उनसे शेयर कर रहा था, वो रवि बसवानी जो सीनियर एक्टर थे जी, उनको असिस्ट करते थे, तो उनके कैमरामैन हुआ करते थे ज्ञान साय, उनको सीरियल मिली एज ए डायरेक्टर। तो मैंने कहा यार कैसे भी करके मुझे जोड़ दो। तो उन्होंने कहा ठीक है तू आजा, एकादशी का दिन था मुझे याद है, क्या आज एकादशी है, तू आजा सेट पे, मैं तेरे को ज्ञान जी से मिलवा देता हूँ। वहाँ शूटिंग चल रही थी और ज्ञान जी का से मिलवाया कि ये पांडे एक्टर है, इसको असिस्ट करना है। उन्होंने कहा ठीक है। वो बहुत सौम्य और बहुत सुशील माने इंसान है। उन्होंने कहा लो क्लैप लो, जाके क्लैप दो। अब मुझे ना ऐसा दूर से मैं देखता था क्लैप लो, मुझे क्या टेक्निक हो मुझे पता नहीं था जी। अब आलोक जो मेरा सीनियर था, मैंने उनको बोला क्या क्लैप, तो उसने मुझे बुलाया, उसने कहा ये ऐसा ऐसा है। मैंने गालियाँ सुनी, सब कुछ सुना, और वो बोले ये पहला दिन है तेरा, होगा ऐसा ट्रेनिंग। फिर मैं क्लैप देना शुरू किया, और मैं दिखता गया कि मेरे सामने कई एक्टर थे, वो परफॉर्म करते थे, कैमरा यहाँ हुआ करता था, और मैं उनको देखता था, और फिर जाके मॉनिटर पे देखता था। मुझे ऐसे खुशी होती थी, अरे यही टेलीकास्ट होगा। मैंने अब तो बहुत आसान हो गया है, पहले आपको एक आकर्षण होता था कि शूटिंग होगी और ये टेलीकास्ट होने वाला है। तभी वीकली शो होते थे, तभी डेली नहीं होता था। और मैं बहुत ही ऐसे अंदर अंदर खुश होता था कि चलो मैं उस सेट पर रहा जहां पर टेलीकास्ट होगा, उसी में खुशी मिल रही थी मुझे। जी 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 जी। दूसरे को एक्टिंग करते जो स्टार थे उस जमाने के, क्लैप देना, क्यू देना, सब कुछ शुरू हो गया। फिर मैं करता था। फिर एक दिन मुझे आलोक ने कहा तू एक्टर बनना है कि तुझे डायरेक्टर बनना? नहीं, कहा मुझे एक्टर बनना है। तो बोला जा तू बाहर, तेरे को यहाँ बुलाने नहीं आएगा कि आजा हमारे यहाँ रोल कर। तो वहां पर एपिसोड्स होते थे, तो कुछ छोटे रोल होते थे, मैं ऐसा रिक्वेस्ट करता मैं कर लूँ, जैसे प्यून का हुआ, वॉचमैन का हुआ, हवलदार का हुआ। उनको सीरियल मिला जिसमें अलग अलग कहानियां होती जी। तो मैं करने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और सेट पर एक एनकरेज करते हैं बिहाइंड कैमरा वाला जब उनके जाता है, नहीं तो बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। और फिर मैं खाली समय में अपनी फोटो और तस्वीर लेकर बाहर निकलता था जी। और फिर इसी तरह शुरुआत हुई, मैंने आप कहेंगे जी। और मैंने सुना है कि आप अपनी फोटो कभी कभी देते भी नहीं थे, क्योंकि वो 8 रुपए की फोटो थी। हाँ, आपको तो 8 रुपए बहुत वैल्यू रखता था जी। अभी क्या होता था कि आप असिस्टेंट को फोटो दे रहे हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज से मुझे इतना आभास हो जाता था कि ये काम नहीं देगा। तो वो क्या करता था, अभी ना भी नहीं बोल सकते कि आपको मैं, वो बहुत एरोगेंस लगेगा, और देने वाला होगा तो भी नहीं देगा जी। तो मैं दे देता था। फिर बीच में एक वक्त आया था, ऐसा आपको बता दूं बात, मुझे अंदर से क्रोध भी आया था, मैंने फोटो रिकलेक्ट करना शुरू कर दिया था। अरे बाप रे। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम था, मैं एक डायरी रखता था। अब जैसे मैं आदर्श नगर में आ रहा हूँ, तो आदर्श नगर में जितने ऑफिस में मैं गया था, तो उसके सारे ऑफिस के एड्रेस, मैं आता था और मैं कहता था सर क्या हुआ, अगले महीने फोन करना, सर रहने दीजिए ना, मेरी वो तस्वीर दे दीजिए। तो कई लोगों ने मुझे दी और कई लोगों को तो मिली नहीं, अरे ढूंढ रहे भाई नहीं मिल रहे, अगले उसका भी डेट देते थे कि नेक्स्ट मंथ आना, तुमको ढूंढ के दे देंगे। तो 1-2 लोगों ने काम दिया मुझे, बहुत छोटा रोल, मैंने तस्वीर, मैं सोचता रहा कॉस्टिंग तो निकल आए कम से कम जी, क्योंकि उस वक्त आपको 750 या 1000 रुपया पर डे मिलता था जी। तो मैं ये सोच के कर लेता था कि चलो 8 रुपए की तस्वीर, उसमें थे 100 फोटो कॉपियां निकल गई जी। तस्वीर का बड़ा एक अलग, अब तो बहुत आसान हो गया, मेल पे कोई तस्वीर मांग लेता है और लेकिन आज तक मुझे ये तस्वीर देखकर रोल नहीं मिला, ये इतिहास है जी जी जी।
आपने देखा होगा मेरे करियर में मुझे 2 सीन भी मिले, 1 सीन भी मिले। मैंने कोशिश की कि मैं उसको अपने तरीके से बेस्ट, क्योंकि काम की भूख होती है। आपको सच बता दूं, आपके यहाँ आया हूँ, जैसे ये लाइट और कैमरा ऑन होता है ना, एक अजीब सी ब्लड सर्कुलेशन होती है। यही इंटरव्यू प्रिंट का होता ना तो मैं शायद ना आपको बताऊं बहुत रिलैक्स होकर और देता, लेकिन एक अजीब सी ब्लड के अंदर सर्कुलेशन हो रही है। लाइट ऑन है, कैमरामैन बैठा है, मैंने सब कुछ एडिट होने वाला है, आप इसको किस तरह प्रेजेंट करेंगे, लोग देखने वाले हैं। करेक्ट। एक अंदर का जो एक्टर होता है ना, कैमरा के लिए भूख है जी, वो भूख अभी भी जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अभी तो इसीलिए मैं नर्वस हूँ आपके पास। जी जी, नहीं आप कहाँ, मतलब नर्वस तो सर, नहीं ऐसा नहीं, नर्वस इज द रॉन्ग वर्ड, बिकॉज हम नहीं उस नर्वसनेस में मैं कई अधिक बातें भी कर रहा हूँ, आपको बताऊं, राइट लाइन पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि क्या बोलूं, जो रेगुलर इंटरव्यू देते हैं उनको पता है कितना बोलना चाहिए, कितना हम नहीं देते हैं हमारा। इसीलिए सूत्रधार उन रेगुलर इंटरव्यू से अलग है। अगर आपने हमारे एपिसोड्स देखे हो तो ये आपके जीवन के बारे में है, बिकॉज हमारी कोई भी कंट्रोवर्सीज किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है सर, बिकॉज हमको पता है कि आज के ज़माने में ये जो स्ट्रगल है ये आज के बच्चे नहीं देख रहे हैं। ये जो चीज़ें लोग इतनी मेहनत करके अपने क्राफ्ट को बना के यहाँ तक आए हैं, और आज क्या हो गया है दया जी कि वी स्टार्टेड नॉट रिस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स। भाई गुरु शिष्य की परंपरा जो है ना वो अब खत्म हो चुकी है। तो मेरा जो ध्येय है ये पूरे इंटरव्यू करने का, वो ये है कि एक छोटा सा बच्चा, शायद वो अगर बनारस के किसी छोटे से गांव में रहता है, तो वो ये देख सके कि अगर दया जी इतने नेगेटिव चीज़ों के बाद भी इतने बेहतरीन एक्टर हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। नहीं नेगेटिव तो आपको बताऊं, अभी आपको एक किस्सा बताता हूँ जी। अकेले तुम फिल्म थी जी, आप जानते होंगे आमिर खान साहब की, उसमें असिस्टेंट एक ग्लेन हुआ करता ना, मंसूर खान साहब का। जी, ही वाज द फर्स्ट। जी जी जी। मेरे पास काम नहीं था, बहुत फाइनेंशियली भी हालत, घर वालों ने कह दिया था भाई अपना देख लो, और मेरा भी एक स्वाभिमान था कि मैं अपना कमाऊंगा। जी। ग्लेन से मैं आशुतोष गोवारीकर की फिल्म पहला नशा, जो मेरी पहली फिल्म थी जी, उसमें असिस्टेंट था, मुलाकात थी जी। तो मुझे पता चला कि ग्लेन मंसूर साहब की फिल्म में असिस्ट करें, तो हम जाते थे क्योंकि असिस्टेंट को ही कन्विंस करना होता जी। तो ग्लेन बहुत अच्छा था, उसने कहा मैं देखता हूँ, अभी एक शेड्यूल आ रहा है, बस्ती लगने वाली, मुंबई की बस्ती, उसमें कोई रोल आएगा, अभी स्क्रिप्ट आ रही है। तो जी मैंने कहा प्लीज देखना, कुछ नहीं रोल होगा तो भी देखना, तो 1-2 डाल होगा तो भी चलेगा। बोला, तो वो समझ गया, फ्रेंड से था, उसने कहा ठीक है 14 दिन का शेड्यूल है, 16 दिन का शेड्यूल है, उसमें तुझे 12 दिन का मैं शायद कर दूंगा। बोला कर दे, 2000 पर डे है। मैंने कहा चलो ठीक है, उसने कंफर्म कर दिया। बोला रोल की गारंटी नहीं है, अगर सीन आ गया तो तुझे मिल गया, वरना तू यू विल बी देयर ऑन द सेट एंड यू विल गेट द 2000 पर डे। मैंने कहा ठीक है, 12 दिन, मैंने 14-16 हज़ार रुपए की तय हो गए। अब फिल्मालय में सेट लगा था, मैं गया, मैं पहुंचा वहां पर, और भी एक्टर थे अंदर। आमिर खान साहब मुझे जानते थे क्योंकि मैंने बाजी उनके साथ की थी जी, और वो मुझे अच्छा एक्टर मानते थे जी। हाँ, अब मैं उनसे ना सेट पर, पहले वैनिटी वैन नहीं हुआ करती थी, सेट मैंने मेकअप रूम होता था, और एक्टर सभी सेट पर जहाँ है वहीं छतरी लगाकर सब बैठे रहते थे, कोना पकड़ गए थे। जब आमिर खान साहब आते थे तो मैं उनसे नजर चुराता था, मैं सोच रहा दिन कैसे बीते, और ग्लेन मुझे 1-2 पासिंग करा देता था, वो करा देता था। 4-5 दिन बीत गए। एक दिन आमिर खान मंसूर साहब के साथ ऐसे बैठा हुआ था, उसने मुझे दूर से देख लिया और उसने बोला कि वो पांडे, तो उसने असिस्टेंट को भेजा कि पांडे है ना, उसको जरा बुलाना यहाँ पर। तो मैं गया, अब मैं जान गया था मैं फंसने वाला हूँ जी। उसने बोला पांडे तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मैंने वहाँ का कॉस्ट्यूम पहना था। बोला क्या कर रहा है यहाँ पर? उसको लगा किसी में और की शूटिंग कर रहा हूँ, यहाँ आ गया। बोला नहीं मैं इस फिल्म में कर रहा हूँ। बोला कौन सा रोल कर रहा है? अब आमिर खान साहब को सब पता था क्या है रोल में कौन है। बोला नहीं वो ग्लेन ने मुझे कहा है कि एक रोल है। तो नहीं बेट तुम ग्लेन को बुलाओ। तो ग्लेन को बुलाने भेजा। तब तक इन बिटवीन मंसूर खान साहब को कह रहा है कि मंसूर इज वेरी गुड एक्टर, डोंट वेस्ट हिम। अब ना मैं नहीं चाहता था ये तारीफ सुनना, मैं चाहता था भगवान दिन बीते और वो पर डे आए। तो मंसूर खान साहब बोले आई डोंट नो, मैंने ग्लेन मस्ट हैव कॉल्ड हिम एंड ही मस्ट बी नोइंग। मैंने कहा या ग्लेन हैज टोल्ड। अब बेचारा ग्लेन विलन भी बन सकता क्योंकि कोई रोल नहीं था और मैंने प्रॉमिस किया था। ग्लेन आया और आमिर ने डायरेक्ट पूछा ग्लेन विच रोल पांडे इज डूइंग? तो उसने बोला नो ही इज डूइंग वन ऑफ द बस्ती। नो डोंट वेस्ट हिम, नो तू मत कर तू डोंट वेस्ट हिम, मंसूर इज वेरी गुड एक्टर। अब मैं अंदर से मुझे ना आमिर खान विलन लग रहा था। मैंने कहा ओके करके बोला नहीं तू करना मत। और तू खाना ना खाया? बोला हाँ मैंने खाना ना खाया। अब ना मुझे वहां से ग्लेन आया, बोला सी व्हाट आई टोल्ड यू ना यार, बिकॉज ऑफ यू आई एम स्टक एंड ऑल। बोला सॉरी और करके मुझे पैकअप कर दिया।
आप मानेंगे, अब उसके आगे का और स्क्रीन पे देखिए। अब मेरा 8 दिन का काम हो चुका था, 16,000 रुपये हो चुके थे। वो शेड्यूल पूरा हुआ। मैंने ग्लेन को कहा कि अब पैसे वीनस वाले प्रोड्यूस कर रहे थे, तो मैंने कहा कि पैसे, बोला उसने नंबर दिया अकाउंटेंट का कि ऑफिस में फ़ोन कर देना यहाँ, तो मैंने तुम्हारा नाम दे दिया 8 दिन के काम का। अब मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा हेलो, मैं दयाशंकर पांडे बोल रहा हूँ, मैंने ये फिल्म में मेरा हाँ आपका लिस्ट में हम देख लेंगे, आप परसों फ़ोन कीजिए। ठीक है, आपका चेक। मैंने परसों फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, तो हेलो मैं दयाशंकर पांडे बोल रहा हूँ, कौन? भरत भाई अकाउंटेंट थे। तो वो बोले हाँ मैं भरत भाई बोल रहा हूँ। मतलब वो चेक, मतलब हाँ आपका चेक तैयार है, आप आ जाइए। अब मैं विनस के ऑफिस में गया, तो ऑफिस में मैं देख रहा हूँ अकाउंटेंट वो भरत भाई हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वो मेरे वहाँ पड़ोसी हैं। अरे बाप रे। और मुझे वहाँ मुन्ना नाम से बुलाया जाता है। तो वो दयाशंकर पांडे नहीं जानते थे। मैं उनको देख रहा हूँ, वो भरत भाई हैं और मैं ये चेक लेने जा रहा हूँ। उनको मालूम है मैं किसका चेक लेने जा रहा हूँ, कौन से रोल का। भाई तो बड़ी धर्म संकट वाली बात हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्लेन को किस्सा रियल बता दिया, यार ऐसा ऐसा है। उसने बोला ओके आई विल डू समथिंग। तो उस बेचारे ने हेल्प किया, उसने मेरा चेक ले लिया, बोला कि मैं बीमार हूँ और चेक लाकर मुझे दिया और दिया। तो मैंने ये स्ट्रगल थी, बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रगल थी। हाँ, लेकिन आपको वो एक होती है ना, एक इंसान में थोड़ी कुंठा भी होती है कि भाई किसी को ये ना लगे कि ये रोज वो आदमी मिलता है। और भरत भाई ना बहुत अच्छे आदमी है, अंदर शर्म आ रही है, मैं एक रोल करता और चेक लेने में नहीं हूँ, तो कोई रोल नहीं करा था जी। वो एक जूनियर आर्टिस्ट ऑलमोस्ट था, माने वो रोल था मेरा जी। तो मैं बड़ा शर्मा के, मैंने किसी तरह वो ग्लेन बेचारा फ्रेंड्स ने हेल्प करके मुझे वो चेक निकलवा कर दिया उसने जी जी। सो ये बात तो कंफर्म हो गई आपकी बात से कि आमिर खान आपको बहुत अच्छा एक्टर मानते थे और उन्होंने उस फिल्म से ना चाहते हुए भी आपको निकलवा दिया। नहीं पर उन्होंने फिल्म दी भी मुझे जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिर उनकी फिल्म गुलाम में आप एक प्रोमिनेंट रोल के साथ करेक्ट आपका कास्ट हुआ। सो आमिर खान की मुलाकात तो बाजी से आपने बताई कि किस तरीके से हुई, एंड वो गुलाम में जो आमिर खान के, मतलब आमिर खान ने जो आपके साथ काम किया, उसमें उस दौरान कोई इंटरेस्टिंग चीज हुई जो लीड की उसने आगे आने वाले टाइम में? अभी आपको बताता हूँ। गुलाम सभी लोग जानते हैं, माने महेश भट्ट साहब सर डायरेक्ट कर रहे थे जी। मेरा एक सीन है जो गुलाम के अंदर जी, मेरा और आमिर खान साहब के बीच में एक तू मैं और एक फाइट है जो मुझे वो नाक फोड़ देता है जी। वो भट्ट साहब ने डायरेक्ट किया था वो सीन। वो फिल्म में मेरी कास्टिंग में आमिर तब लैंडलाइन हुआ करता रहा और आशुतोष गोवारीकर जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था आमिर। तो आमिर साहब जानते थे कि मैं आशुतोष के टच में। तो जब ये फिल्म बन रही थी तो उन्होंने आशुतोष को फोन किया कि वो पांडे को भेजना है और एक गुलाम बन रही है फिल्म, उसमें एक रोल है, करना है उसे। तो मैं उनके घर पर, मुझे बुलाया गया। वहाँ पर अंजुम रज़ा अली जो राइटर थे वो थे, भट्ट साहब थे, आमिर साहब बैठे थे। आमिर साहब ने मुझे भट्ट साहब से मिलवाया, कहा कि ये दयाशंकर पांडे इज वेरी गुड एक्टर। और भट्ट साहब ने देखा और ऊपर नीचे और मुझे कहा कि ओके विल सीट, और स्क्रिप्ट मुझे पता नहीं थी। तो 3-4 नाम दिए। तो अंजुम रज़ा अली और भट्ट साहब कह रहे थे नो इट डजंट फिट, ही इज लुक वेरी सिंपल, वो लगता नहीं है था वैसा। वो लोग कुछ आपस में बात स्क्रिप्ट जाने। तो बीच बीच में सिद्धू का नाम आ रहा था। मैंने 5-6 कैरेक्टर सब अंजुम साहब ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं ये बहुत पतला है, नहीं दिखेगा। और आमिर साहब, हम लोग गद्दे पे नीचे बैठे, तो आमिर साहब मेरे बगल में बैठे थे। मैं बहुत इनसिक्योर हो गया, मतलब आमिर खान मुझे रिकमेंड कर रहा है और राइटर रिजेक्ट कर रहा है, मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सही बात है। मैं बहुत टेंशन में आ गया कि मतलब सब नाम बोला। फिर धीरे से मैंने आमिर खान साहब को पूछा, मतलब इन्होंने जो आपने नाम बताया सब रिजेक्ट कर दिया, सिद्धू एक बचा है, सिद्धू कौन कर रहा है? उन्होंने ऊपर से देखा, बोला सिद्धू मैं कर रहा हूँ। सॉरी बोला तो टेंशन में तू जा, भी मैं डिस्कस करता हूँ। मैं उस दिन लौट आया, मैं बहुत दुखी था जी। इतना स्ट्रांग एक बड़े हीरो ने रिकमेंड किया और मेरा कास्टिंग नहीं हो रही है। 2 दिन के बाद मुझे फिर से फोन आया कि आमिर खान साहब ने बुलाया है और भट्ट साहब ने बुलाया और मुझे कहा कि तू हत्थड़ नाम का एक कैरेक्टर है, वो जो शुरू में आमिर खान साहब के साथ रहता है, फिर मेरा वाद विवाद होता है और मैं ऑपोजिट गैंग में चले जाता हूँ। तो एक प्रोमिनेंट रोल था और वो फिल्म मुझे मिली और मैंने गुलाम की जी जी। फिर एक वक्त भी था, उसके बाद लगान हुई जी जी। तो आमिर खान साहब का मैं कहूँगा कि एक जो शब्द है,
मैं उनको अपने इंडस्ट्री का गॉड ब्रदर कहूँगा। मेरे जीवन में उन्होंने बदलाव लाया है जी। मैं इंडस्ट्री में 4-5 नाम आपको मैं बता दूं इस जीवन के संघर्ष में जिन्होंने मेरा साथ दिया है इतने सालों तक। आशुतोष गोवारिकर, आमिर खान साहब, आसित मोदी, अपूर्व लाखिया, प्रकाश झा, इन लोगों ने वो काम दिए हैं जिसकी बदौलत मैं आज भी अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। जी जी। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ इन लोगों का। और लोग भी हैं जुड़े, लेकिन ये प्रोमिनेंट लोग थे जो मेरे जीवन के अंदर मेरे बदलाव लाया है इन्होंने। जी जी। और सर बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक फिल्म, मतलब हम जब लगान के बारे में बात करते हैं तो मेरे ख्याल से शोले, लगान, ये अपने टाइम की बहुत ही ऐतिहासिक फिल्में रही हैं जिन्होंने इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री के पटल को, मतलब वो एक बहुत ही दुनिया भर में उन्होंने उसको जागरूक किया है। मतलब खास करके अगर हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म की बात करें तो लगान का एक अलग ही फैन ऑडियंस है, मतलब उसमें मैं भी आता हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले 25 साल में ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो कमर्शियल होते होते हुए भी ऑस्कर तक पहुंची हो। करेक्ट। क्योंकि इंडिया को हमेशा ना उस बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है हमारी फिल्मों को, और हमारी कोई छोटी फिल्में कभी कभार पहुंच गई किसी फिल्म फेस्टिवल में, और वो है। और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने इन सारे एक्टर्स को और उस फिल्म को एक इंटरनेशनल पटल पे पहुंचाया। ये लोग शायद भूल गए इस बात को, बट पिछले 25 साल के इतिहास में लगान जैसी फिल्म आज तक बनी नहीं है। नहीं, बात ये सच है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उस फिल्म का मैं एक हिस्सा हूँ। जी। और वो हिस्सा आपका, बिकॉज मेरे यहाँ पे आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि लगान में यशपाल शर्मा जी हों, अखिलेंद्र मिश्रा जी हों, और भी अपूर्वा लाखिया जी हों, इन लोगों से सभी से, बिकॉज सिंस इट्स वन ऑफ द फेवरेट फिल्म ऑफ माइन, और उसकी जो पूरी की पूरी जो कहानी की जो मेकिंग है उसकी मेरे को सबका अनुभव जानना होता है, हर एक इंडिविजुअल का। तो इसके लिए मैं आपको ये थोड़ी सी मैं लगान के लिए बिल्टअप कर रहा हूँ कि लगान आमिर जी को जानते थे, बट कास्टिंग वॉज वेरी क्रिटिकल। यस, अभी आपको तो मैं आमिर जी को भी जानता हूँ, आशुतोष गोवारिकर जी के साथ मैं 2 फिल्म कर चुका हूँ और मेरे मित्र भी हैं जी। मेरी कास्टिंग पता है आपको, फिल्म की शूटिंग के 4 दिन पहले हुई है। अच्छा। हाँ, और मैं बहुत ही एक्चुअली मेरी कास्टिंग नहीं हो रही थी, और मुझे पता था कि ये फिल्म गांव पर बेस्ड है, देहात पर, और नॉर्थ बेस्ड फिल्म है। लैंग्वेज भी आप ही की है। लैंग्वेज भी, और मेरी कास्टिंग मुझे बहुत अंदर से क्रोध भी आ रहा था। जी। आशुतोश बड़ा नहीं सोच रहे हैं तेरे बारे में, सोच रहे हैं। मैंने गुस्से में ना मरा कर प्रोड्यूसर को ही मैंने आमिर खान साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा ये फिल्म गांव वाले पे बन रही है। बोला हाँ राइट। तो बोला ये फिल्म बन रही है गांव वालों पर और मेरी कास्टिंग नहीं होगी तो क्या यश चोपड़ा जी और करण जौहर जी जो स्विट्जरलैंड के बैकग्राउंड पे फिल्म बनाते हैं मुझ जैसे एक्टर को कास्ट करेंगे? आप बोलते हो मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं तो कास्ट क्यों नहीं कर रहे जी? तो वो बहुत हंसने लगे और उन्होंने बात को अपने तक रखा। मेरी भड़ास थी क्योंकि उस वक्त काम नहीं था, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और मैं बहुत एक कश्मकश में था, माने टेंशन में जी। एक दिन मैं ऐसे ही खाना खा रहा था और लैंडलाइन पे घंटी बजी, रात का वक्त था 9:30। मुझे याद है 26 दिसंबर 1999 की बात है जी। 9 साढ़े 9 बजा होगा। फ़ोन उठा और मैं टीवी देख रहा था और खा रहा था, टीवी देख रहा था। मैंने फ़ोन उठाया, मतलब हेलो। तो बोला पांडे मैं आमिर बोल रहा हूँ। मतलब कौन आमिर? बोला आमिर खान बोल रहा हूँ। अरे हाँ, मतलब बोलिए। तो मतलब क्या कर रहा है? मतलब मैं खाना खा रहा हूँ। अरे खाना नहीं, तू और क्या काम कर रहा है? तो मैं बोला एक फिल्म कर रहा हूँ, 1-2 ऐसे, और टीवी शो एक कर रहा हूँ मैं। अच्छा तू लगान करेगा? बोला हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, तू काम कर, कल तू ऑफिस आओ, रीना जी से आके मिल ले तू। करेक्ट। बोला ठीक है, और याद रखना 4 साढ़े 4 महीने 5 महीने की शेड्यूल होगा। बोला हाँ। मैं सारी शर्तें में ऐसा हाँ बोल रहा था। क्या रोल है? बोला अच्छा। उन्होंने कहा कि अच्छा रोल है, तू जाके कल मिल लेना। और मतलब ओके। अब मैंने रखा फ़ोन, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मैंने कहा ऐसा ऐसा फ़ोन आया था, वो बहुत खुश हुई। मैं अपने वाइफ का बहुत थैंकफुल रहूँगा जो पीरियड में जो उसने संभाला। मैं कहा 4 साढ़े 4 महीना कह रहे हैं और जाना होगा। बोला जाओ मैं देख लूँगी। मैंने कहा ठीक है। मैं सेकंड डे महबूब के सामने ताहिर हुसैन साहब आमिर खान के डैडी का ऑफिस हुआ करता जी। 2 बजे का टाइम था, मैं 1 बजे ही पहुँच गया। हाँ पहुँचा मैंने वहाँ पर असिस्टेंट कुमार देवे, संजय दाइमा जो स्क्रीन पे वाले थे, उनको मैं फ़ोन किया, सब एड्रेस लेके पहुँच गया। अब वहाँ पर मैं रीना जी को मिला। रीना जी ने कहा एवरीथिंग यू आर रेडी, सब कुछ मैंने कहा। और मैंने कहा मेरी एक कंडीशन है। तो मतलब व्हाट इज़ द कंडीशन? तो मैंने कहा कि माय वाइफ इज़ प्रेग्नेंट और
पूरा घर मेरे पर चलता है, तो आई माइट बी नीडेड ए फाइनेंशियल हेल्प इन बिटवीन, बट डोंट वरी, गिव हर माई नंबर, एनीथिंग एनी इमरजेंसी आई विल हैंडल इट। एंड उन्होंने मुझे साइनिंग अमाउंट इतना बड़ा दे दिया कि मेरा 1 महीने का खर्चा चल जाएगा जी। फिर उन्होंने मुझे आमिर रीना जी ने कहा कि सी, बहुत स्पेशली, नो मेकअप मैन, नो बॉय। मैं थोड़ा हंसा, क्योंकि आज तक ना मेरा अभी भी ना मेकअप मैन है ना मेरा कोई बॉय है, क्योंकि मैंने अपने आप को उस रूप में देखा नहीं, तो मैं अंदर से संभला ना, नो मेकअप मैन नो बॉय, ओके एग्रीड। मैं अंदर करके मैं आया, और आपको बता दूं मेरी फर्स्ट फ्लाइट जर्नी जो होती है, फ्लाइट में बैठना, 2 जनवरी सन 2000 की बात है, मैं मुंबई से भुज गया था, फर्स्ट टाइम गया था। और गया 6 जनवरी को शूटिंग मुहूर्त हुई और शूटिंग शुरू हुई। पहला सीन जो आपने देखा होगा फिल्म का, मैं गोफन घुमाता हूँ, रघु भाई और मेरे बीच में था, और हम दोनों के झगड़े, वो सीन पहला शूट किया गया। क्योंकि लगान में सब लोगों ने वर्कशॉप किया था, मैं ही एक एक्टर था जिसकी कास्टिंग हुई थी, वर्कशॉप नहीं हुई थी। अच्छा। तो मुझे बाद में पता चला, ये लोगों ने मेरा रिटर्न टिकट भी निकाल के रखा था, अगर वो वर्क नहीं होता सीन तो मुझे चुपचाप वापस भेज भी देते। लेकिन ऊपर वाले की दया, मेरे अंदर इतना सवार था ना कि आमिर, आशुतोष, उस मुहूर्त के वक्त सभी थे, इंडस्ट्री के सभी लोग थे, नासिर साहब थे, रहमान जी थे, मैंने कौन नहीं था, मैंने सारे फिल्म के सभी लोग थे वहां पर। और वो दूसरा पहला सीन वो माई वाला शूट हुआ था और दूसरा हमारा हुआ था। तो ये सीन हुआ, सब खुश हुए, आमिर साहब बोले और आशुतोष ने बोला, यार तू तेरी भाषा को जरा कंट्रोल, बोला ये मेरी भाषा है, रघु भाई की भी ये भाषा थी, तो कहीं नहीं, थोड़ा भाषा को थोड़ा जरा तू नेचुरल, इतना नेचुरल मत हो जा। राइट मतलब क्योंकि हमें हिंदी फिल्म में आया, और फिर शूटिंग शुरू हुई और लगान मेरे जीवन का एक हिस्सा बनी जी। और लगान का जो पूरा प्रोसेस भी, मतलब जिस तरीके से उसके ऊपर तो एक उसके BTS के ऊपर पूरी फिल्म बनाई है और उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस था, खास करके जो 4-5 महीने का शेड्यूल, ऐसा सुनने में आया कि सर्दी, मतलब कड़ाके की सर्दी और कड़ाके की गर्मी दोनों हुई है, और दोनों हुई है उसके अंदर। इतने प्रोफेशनल तरीके से उनको रखा जाता था, एक उनके क्लब बने हुए थे, ताश का क्लब भी बना हुआ था। वो बहुत बड़ा आप कहेंगे स्तंभ है वो ताश का, जो है ना जी। आपको बता दूं, राजेंद्र गुप्ता जी ने वो शुरुआत की थी जी। हम लोग शूटिंग शुरू होती थी, सवेरे 5 बजे निकलते थे। अभी उसमें हम लोगों को मेकअप अलाउड नहीं था, मेरी मूछें थी 2 पीस ऐसे लगती थी, बीच में गैप था, गैप में गैप था। वो गंगा जमुना में दिलीप साहब का जी था। जी जी जी। तो मेकअप हो गया, धोती पहन लिए, और एक तरह से आपको बताऊं, सभी लोग 1-1.5 महीने के बाद सबको ना ऐसा लगने लगा था कि हम लोग यहीं मर जाएंगे लगता है। एक्टिंग तो भूल गए थे, आपको बता दूं। जो ऐसा लगता है कैमरा ऑन हो गया, सब अपने माने सब रोल में इतना घुस चुके थे ना जी। और आशुतोष जी का और आमिर जी का कमाल है, उन्होंने इस तरह से एक स्मार्टली हैंडल किया हम लोगों को कि 6 महीने बीत गए, हमको पता ही नहीं चला। आपको पता है, हम तरसते, जिस दिन शूटिंग का लास्ट डे था उस दिन सबके आंखों में आंसू था जी, कि इस जर्नी, मैंने ऐसी जर्नी कभी नहीं हुई थी जी। और सभी बने, आज हम उनमें से 2 लोग नहीं है, राजेश विवेक जी और वल्लभ व्यास जी, सब इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। 5-6 बजे पैकअप होता था, हम होटल में नहीं थे, वहां एक टावर था जिसको लीज पे लिया गया था। तो गुप्ता जी बोले क्या करें, क्या थोड़ा पत्ता खेलते हैं। तो हम लोग ऐसे ही पत्ता खेलने लगे। अभी उसको जुआ नहीं कहेंगे हम लोग ऐसे समय हमको पर डीएम मिलता था 250 रुपया जी, रोज पर डीएम मिलता था कपड़े लॉन्ड्री के लिए। ऐसा हॉलीवुड सिस्टम था, ऐसा कभी होता नहीं था हॉलीवुड के अंदर, मानी बॉलीवुड में। तो हम लोग हर हफ्ते में हमको ऐसा आके अकाउंटेंट पैसे देता था, वाउचर थे। हम बोले वाह कमाल है, पैसे वो, अरे ये अलग। और खाना वाना तो था, हम कुछ खर्चा ही नहीं था, भुज मने एक सुनसान था। अब करे तो क्या करे, समय बिताने के लिए ऐसा खेलना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे ना वो गेम इंटरेस्टिंग होने लगे। आपको पता है, हम लोग ना सवेरे तक खेलते थे कि क्योंकि आपको बता दूं, किसी को खूबसूरत दिखने की पड़ी नहीं थी जी। क्योंकि जितना ही आप गांव वाले लगोगे, क्योंकि वहां पर ना मेकअप अलाउड था जी। वहां अंग्रेज कोई आई थी जो मेकअप करती थी, और वो हम लोग ग्राउंड पे होते थे, बायनाकुलर से देखती थी सबको। तो वो यहाँ से असिस्टेंट को भेज गो डैब हिम, तो वो जाता था मलमल ऐसे हमारे पसीने थोड़े बहुत एडजस्ट कर देता था। हम लोग भी अंत में उससे भी कंटा आ गया, मैं जा ना भाई, जैसे हैं वैसे ही ठीक है जी। माने आपको धोती पहन लो, बाल आप माने आपके जितने ही आप गंदे दिखोगे उतने बड़े स्टार हो आप लगान के। तो किसी को
कैसा दिखता हूँ, जो आज हम दूसरा कोई रोल करते हैं तो आके मेकअप और मिरर देखते हैं, वहाँ पड़ी नहीं थी और इस तरह फिल्म बनती गई। और वो जो हमारा क्लब कार्ड बना उसमें हम इतने इन्वॉल्व हो गए, आपको बताऊं कि कई लोगों की उतार चढ़ाव, पर्सनल लाइफ सब उसी में बीत कर हंसते खेलते एक आज भी हम कई फिल्म कर चुके हैं, लेकिन लगान के आज भी हम लोग एक दूसरे को उसी कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं। हम लोगों ने नंबर भी अपने मोबाइल में उन्हीं नामों से सेव किया है। और आमिर खान साहब के यहाँ पर दिवाली के दिन एक पार्टी होती है और जब वो फ्री रहते हैं दिवाली के दिन तो वो एक फिर से जुड़ना हो जाता है, ताश का खेल होता है। हाँ, हो जाता है। क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये आपने बताया कि एक सिस्टम बनाया गया उसके लिए। एंड अपूर्वा लाखिया जी ऑल्सो केम टू माय इंटरव्यू एंड उन्होंने बताया कि किस तरीके से असिस्टेंट्स जो थे, जोया और बाकी के लोग जो असिस्टेंट रहे, रीमा, किरण जी, तो कितना सेटअप था। मतलब वो बताते हैं कि मतलब क्राउड को मेंटेन करना ये एक्चुअली आप क्राउड आप मानोगे, हमारे 11 होते थे प्लेयर और 11 अंग्रेज के होते थे और बाकी लोग भी होते थे जी। हम लोग तो माने धीरे धीरे रम गए थे। और अपूर्व क्या था, वो इंडिया में पहला ऐसा असिस्टेंट आके बोलता रहता है, सर शॉट रेडी है चलिए, तो एक अजीब सा ईगो सेटिस्फाई होता है। ये अपूर्व बड़ा अजीब था, माने बहुत एरोगेंट उसका ऐसा हमको बिहेवियर। हमने ऐसा आमिर साहब और आशुतोष को कंप्लेंट भी किया, तो इस तरह से बोलता है आना स्टाफ यू हैव टू बी रेडी एंड ऑल दैट, ऐसा करता है यार, खाने भी नहीं देता ठीक से। और तो उन्होंने कहा भाई तेरे को टाइम से बुलाते हैं तो आता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो धीरे, बट अपूर्व में एक गुण था, पैकअप के बाद बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता था, बड़ा चतुर था वो। उसने सारा हमारा उसको अपना हमसे काम निकालना होता था क्योंकि उनको टाइम पे बुलाना होता। तो धीरे धीरे हमारे उससे आज अच्छा दोस्त है। लेकिन उसने स्मार्टली ना आपको सेट पे वो पूरा हिटलर हुआ करता था और जैसे पैकअप वो अच्छा फ्रेंड बन जाता था। तो 6 महीने के अंदर एक अजीब सा, मैंने आपको कहे ना कि एक ह्यूमन बिहेवियर की बहुत बड़ी एक साइकोलॉजी स्टडी हो गई हमारी लगान में। हम सबको पहचानने लगे। आज हम लगान के जितने भी लोग हैं, हम एक दूसरे को समझ लो हमाम में खड़े हैं, हम सब जानते हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक लगान जीवन की एक शैली को एक समझने का एक बड़ा, एक्टिंग तो खैर सबने कर ही ली है, लेकिन एक सीखने मिला है बहुत कुछ। एंड अनफॉर्चुनेटली 2 लोग इस दुनिया से नहीं है, बहुत मिस करते हैं। उनके बारे में बिकॉज ये हमारा दुर्भाग्य रहेगा कि वो कभी हम उनको बुला नहीं पाएंगे यहाँ पे। उनका प्रोसेस, उनके साथ काम करने का कैसा? देखिए, उसमें मैं सबसे जूनियर था। आप देखेंगे सभी एनएसडी के उसमें एक्टर थे, यशपाल शर्मा, वल्लभ व्यास जी, राजेश विवेक जी, रघु भाई, राजेंद्र गुप्ता जी, सब एनएसडी और सीनियर थे। मैं सबसे जूनियर और कम उम्र का मैं ही उसमें था। राजेश विवेक जी, आप मानेंगे क्या एनर्जी थी उनके अंदर। सोचिए, दाढ़ी लगाकर गर्मी के अंदर और बाल दाढ़ी के साथ आप स्क्रीन पर आप देखते ही हो जिस एनर्जी से काम करते थे। वो लंच नहीं खाते थे, उनके लिए स्पेशल जूस ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि खाने के लिए दाढ़ी निकालना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला मैं लंच नहीं खाऊंगा। और उनका पेन, आप जो एक्टर है वो दाढ़ी मुंह समझ सकता है जी। और उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है, आप मानेंगे, हम यूएस में शो करने गए थे और यूएस में शायद बॉस्टन या कहीं पर थे। आमिर साहब ना एंड ऑफ द शो सबका इंट्रोडक्शन करवाते थे, तो 1 by 1 करा रहे थे। तो उनका नंबर शायद बीच में आ गया कि एंड गुरन राजेश विवेक। आप मानोगे नहीं, जितना आमिर साहब के लिए तालियां बजी थी उससे कहीं ज्यादा राजेश विवेक जी के लिए बजी थी। बाकी एक्टर सब इनसिक्योर हो गए। अच्छा, हाँ, सबने कहा भाई इनका नाम ना अलग से लो, हमारे साथ मत जोड़ो इनको। जी 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 जी, इतना इनकी फैन फॉलोइंग। वो भाग्यशाली है, उनकी डेथ पता है आपको, ऑन सेट हुई। एक एक्टर की मौत अगर सेट पर होती है एक्टिंग करते, वो कितना भाग्यशाली होगा सच में। वो हैदराबाद में कहीं शूटिंग कर रहे थे और जस्ट जैसे बैठे हैं और अचानक उनको मैसिव हार्ट अटैक आया और वहाँ डेथ हो गई। इतने फिट आदमी थे, कोई उनको ऊपर वाले ने बहुत अच्छे प्योर इंसान थे। और वल्लभ व्यास, सचमुच उनको कहा जाए बहुत भोले भाले सीनियर आदमी। वो अच्छा गाते भी थे। तो हमने ऐसे ही रहते रहते बस जाती थी तो उन्होंने एक गाना शुरू किया था, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। तो गाना सबके टंग पर बैठ गया था और हम कभी कभी हम लोग बस चलती थी तो हम लोग एक साथ मिलकर ऐसे ही गाते थे। आज वो भी नहीं है, उनको बहुत मिस करते हैं सचमुच। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, या एंड फाइनल ह्यूमन बीइंग। मैं आपको बता दूं, देखो एक्टर तो संसार में हमसे कई लोग अच्छे हैं। अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है।
और लगान में भगवान की दया से मैंने आमिर साहब ने शायद लगता है और आशुतोष जी ने ऐसी कास्टिंग की थी कि सब लोग एक अच्छे इंसान, ऐसा नहीं कहता कि बाकी फिल्मों में बुरे इंसान हैं, लेकिन हम 6 महीना साथ रहे, इसका मतलब कुछ अच्छाइयाँ थी जी। वरना आप समझ सकते हैं आउटडोर में 1 हफ्ते में पता चल जाता है जी जी। 6 महीने थे हम लोग। बिल्कुल। और अगर आशु सर के बारे में बात ना हो, लगान मतलब जिस तरीके से कहानी में भी बताया कि किस तरीके से आमिर was not convinced about the film, फिर later on उन्होंने पूरी स्क्रीन प्ले उनको सुनाई पूरी फैमिली को बिठा के, और जिस तरीके से हाँ इतनी चर्चा तो अब। बट एक बार आपको कहूँ बात, एक बार शूटिंग चल रही थी और दूसरे का शॉट चल रहा था, हम लोग ऐसे वो अम्ब्रेला के नीचे मॉनिटर लगा था, तो हम लोग ऐसे ही शूट चल रहा था, तो आमिर कहा जल्दी कर यार शूटिंग। वो आशुतोष के मुंह से मैंने सुना था कि आमिर टेंशन मत ले, ये फिल्म ना ऑस्कर जाएगी, ऑस्कर में जाएगी। तो आमिर था प्रोड्यूसर था, उन्होंने कहा भाई जल्दी कर, तू ऑस्कर में जाएंगे बाद में देखेंगे। तो मैं पहला स्टेटमेंट में आशुतोष गोवारीकर जी की मुझे सुना था कि ये फिल्म ऑस्कर में जाएगी, ये उनका कॉन्फिडेंस था। करेक्ट करेक्ट। और गई। अरे और मुझे तो लगता है उस मिलना चाहिए था ऑस्कर, मिल जाता तो बहुत खुशी की बात थी। जो भी पैनलिस्ट थे ऑस्कर में उस वक्त, पता नहीं उनकी बुद्धि मारी गई थी या जो भी हुआ था शायद हम तो उसको अन्याय मानेंगे क्योंकि हमें नहीं मिला, हम बहुत उत्साहित थे। बिल्कुल। पर हाँ मिलना चाहिए था, बड़ी मेहनत। और लेकिन आपको बताऊं, आप भी आज भी 25 साल हो गए फिल्म को, आज आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, यही एक ऑस्कर है। बिल्कुल सर। और हम ज़्यादा लगान के बारे में बोलते हैं तो कई लोग सोचते हैं हम अहंकार करते हैं। अहंकार नहीं करते हैं। एक्टर की ज़िंदगी में 5-6 फिल्में ही होती हैं जो उसके लिए जीवन की इतिहास बनता है। जी जी। तो हम जैसे एक्टरों के लिए लगान एक हिस्सा है। जैसे 2 लोग नहीं हो सकते ना, जैसे एक अमिताभ बच्चन, हाँ, एक शाहरुख खान, एक सचिन तेंदुलकर, एक विराट कोहली, एक शोले और एक लगान। यस। मतलब लगान का प्रोसेस है ना, दोबारा होना बहुत मुश्किल है। हाँ। जिस तरीके का वो प्रोसेस था इतना बड़ा। अब आप बोलते हैं ना, सचमुच आपको बताऊं, अब उम्र मैंने वो 25 साल पहले आप माइनस कर दो, वो क्या जोश था, क्या था। मुझे लगता है ना सब ऊपर वाला का स्क्रीन प्ले होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सबके लिए माने हम सब के लिए माने उसने एक अच्छे दिन दिखाने थे, इसलिए उसने पूरा स्क्रीन प्ले तैयार किया। आशुतोष गोवारीकर के दिमाग में स्क्रिप्ट लाना, आमिर खान का प्रोड्यूस करना, हम लोगों की कास्टिंग होना, आप मानोगे ना ये ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले अलग पीछे से चल रहा था जी, जो आज तक लोग याद कर रहे हैं जी। और आपको एक और बात बताऊं, ये किसी ने नोटिस नहीं की है, लेकिन आप समझिए कि मैं इतना बड़ा फैन हूं कि मैंने वो चीज़ नोटिस की है कि वो पिक्चर कितनी फ्यूचरिस्टिक थी। उस फिल्म के अंदर जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए, तो इंडिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो क्रिकेट लवर नहीं है। और उस फिल्म के अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं दिखाई गई है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। हिट विकेट बोलिए, आप चीटिंग बोलिए, आप एक चीज जो बहुत फ्यूचरिस्टिक थी जो लगान ने दी, उसमें आपका कैरेक्टर था गोली का कैरेक्टर। करेक्ट, यस। और वो बहुत डिसेप्टिव बॉलर था। और आज की डेट का सबसे बड़ा बॉलर सेम एक्शन पे बॉलिंग करता है जसप्रीत बुमराह, एंड वो सेम डिसेप्टिव है। आप देखिए, करेक्ट, क्योंकि वो डिसेप्टिवनेस जो आमिर या आशुतोष ने सोचे कि एक बॉलर होगा जो डिसेप्टिव होगा। करेक्ट करेक्ट। और स्क्रीन प्ले में लिखा हुआ, स्क्रीन प्ले में जो डिसेप्टिव है वो देखिए, आज 25 साल बाद नंबर 1 बॉलर इज अ डिसेप्टिव बॉलर। आपको बताऊं, वो गोफन मैं चलाता था जी, तो आशुतोष ने कहा कि मुझे बॉलिंग एक्शन ऐसी चाहिए कि गोफन कब जाके उखड़ेगा। हाँ। और उन्होंने लॉक किया एक्शन, और ऊपर वाले की दया से हो भी गया। आपको बता दूं, इस बॉलिंग एक्शन को देखकर हमारा एक स्पॉन्सरशिप मैच हुआ था, माने लगान वर्सेस ऑल ओवर इंडिया ब्रिटानिया का जी। तो उसमें सौरव गांगुली जी अंपायर थे और मैं बॉलिंग डाल रहा था अपने हमारे गेटअप में ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। ऑडियंस ने बहुत, माने जैसे मेरी बॉलिंग एक्शन हुई उस वक्त लगान का एक भूत सवार था पूरे देश के अंदर। हम भी वो खुशियां मना रहे थे, और उस खुशी में कई लोग हमको अहंकारी समझते हैं। एक एक्टर को, जब हम जैसे एक्टर को इतना बड़ा फेम मिलता है तो खुशी होती है, उसको अहंकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो हमको हीरोइज्म मिल रहा था। आशुतोष ने 11 लोगों को हीरो बनाया था जी। उस फिल्म के अंदर सबके सीन थे, आप देखिए उसका स्क्रीन पे हर एक्टर, मेरा भी एक सीन था टीम ज्वाइन करने का, आपने देखा वो मितवा गाने के पहले जी। तो हर एक्टर को आशुतोष ने एक एक सीन दिया जी। अब अखिलेंद्र मिश्रा जी का देखिए, मैंने टीम ज्वाइन करने के पहले सबको एक एक सीन मिले, हीरोइक माने रीजन था। तो सब हीरो थे, और सबने, आपको बताऊं उसकी शूटिंग के दौरान जिसका सीन होता था, जैसे मेरा कल सीन होने वाला है,
तो यशपाल आ जाता था, अखिलेंद्र व्यास जी, अरे कल तेरा सीन है, कैसा तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि आशुतोष की आदत थी, कल शूटिंग है तो उसकी एक रीडिंग, एक रफ रिहर्सल रात शाम को कर लेता था और दूसरे दिन शूटिंग हम कंफर्ट में रहे। तो ये कमाल था। मैंने आपको बताऊं, गांगुली जी ने कहा कि ये बॉलिंग जो मैं कंटिन्यू हाथ घुमा रहा था, तो उन्होंने बोला कि आपने खुद किया है या मुझसे पूछा कि ऐसा कंप्यूटर वाइज कुछ ऐसा स्पेशल इफेक्ट। तो मैंने कहा नहीं ऐसे मैंने खुद ही किया था। तो बोला नहीं आई कांट बिलीव इट। मैंने आमिर को बोला कि कैसे, बोला डाल के दिखा गोली तू, और मैंने डाला। मेरे लिए अब थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ। मैंने ऐसे करके डाला तो सौरव गांगुली मैंने सरप्राइज थे, बोले कि यार मैंने आई कांट बिलीव इट, और मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मेरा बॉल भी स्टंप पे गिरा। तो गांगुली मैंने सरप्राइज, वीरेंद्र सहवाग थे वो मैंने थे बॉलिंग ऑप्शन। ये सब अचीवमेंट हम जैसे एक्टरों को, इन लोगों की तारीफ मिल जाए तो हमको खुशी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी इतना मीडिया नहीं था, तब आप लोग नहीं थे यूट्यूब वाले, वरना और स्टार बन जाते। लेकिन 25 साल बाद आप आ रहे हो, बताइए। लेकिन 25 साल बाद भी आज भी उसके बारे में बात हो रही है। सोचो कितने बड़े स्टार हैं आप लोग। नहीं वो तो थैंक यू नहीं, हमारा नुकसान हुआ ना। आजकल क्या है, हम तो इंस्टाग्राम पे नहीं है। कोई कहता है कि इंस्टाग्राम पे आपके जितने फॉलोअर रहेंगे उतने बड़े आप माने स्टार रहोगे, तो हम इस सब में नहीं है। और उस वक्त हमारी लगान जब लगी थी सब होता तो शायद हमारा जीवन कुछ और अलग होता। जी वो तो खैर अब तो ओवर हो चुका है वो ना, अब तो वो एकदम ओवर हो चुका है, जिसमें लोग हदस के मारे, स्टार तो अब है ही नहीं, अब वो पेपराजी कलेक्शन और ये वो ओवर चीजें हो गई हैं। लेकिन आपने अपनी शुरू के इंटरव्यू में बोला था कि आपके जो भगवान थे मिस्टर अमिताभ बच्चन जी हैं इनफैक्ट। सो एक तो लगान में वो 12वां स्तंभ थे, बिकॉज उनकी वो नरेशन थी। और उसके बाद आपको काम करने का मौका मिला उनके साथ करने का, अपूर्वा लाखिया की। मैं अपूर्वा लाखिया का बहुत आभारी हूँ जी। उन्होंने मुझे अपने भगवान के दर्शन करवा दिए जी। आपको पता है मेरा पहला डायलॉग क्या था फिल्म के अंदर? एक अजनबी फिल्म थी जी। अपूर्व ने जब डायलॉग लिख गए थे तो उसने मुझे फोन पे कहा था कि ब्रो द फर्स्ट लाइन टू सर्व यू नो व्हाट इट इज। मैंने कहा व्हाट? मैं सर को पहली बार मिलता हूँ फिल्म के अंदर और मैं कहता हूँ योर ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। अब सोचिए उनको मैं ये कह रहा हूँ, हम बैंकॉक में शूटिंग कर रहे हैं। मैंने आप माने कि बैंकॉक के मेन स्ट्रीट पर बिजी स्ट्रीट था, अब उसका नाम मुझे याद नहीं, 2 कैमरा लगा हुआ था। मेरा इंट्रोडक्शन सीन था, मुझे सीन 1 पेज का सीन था। मैंने समझ लो कितनी रिहर्सल की होगी आपको, रात भर सोया नहीं, सुबह सीन है। अपूर्व ने कहा एक भी रिटेक हुआ तेरी मैं फिल्म से आउट कर दूंगा, सब मैंने सब कह दिया। अब मैं अपनी एक्टिंग को सुधारने में नहीं लगा था कि मैं ऐसा एक्टिंग करूंगा और बच्चन साहब को ऐसा दिखा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, कुछ नहीं। मैं बस प्रार्थना कर रहा कि भगवान उनको मेरी वजह से कष्ट न हो, कि मैं रिटेक दूं और उनको मैंने कष्ट सहना पड़े। बस यही प्रार्थना कर रहा था रात भर कि मैं लाइन ठीक से बोल दूं और उनको जो करना है वो कर लें। मैं यही प्रार्थना करके मैंने सेट पर उतरा था जी। अब मैं सीन कर रहा था, कैमरा इस तरफ था, मैं वॉक कर रहा हूँ, सर भी वॉक कर रहे हैं और उनको मैं बोले जा रहा हूँ कि बैंकॉक में ये मिलता है वो मिलता है। मैं उनको देख रहा हूँ और कैमरा इस तरफ है। तो सर मुझे बोले यहाँ आओ दया, डायलॉग तुम बोल रहे हो, जनता तुम्हें देखना चाहेगी, तुम मेरी तरफ देख रहे हो, कैमरा इस तरफ है। मैंने कहा सर इस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा है, इस वक्त आप मेरे सामने दीवार, त्रिशूल, अमर अकबर एंथनी और सब मुझे दिख रहा है, मुझे इस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा है जी। तो उन्होंने मेरा सीन परफॉर्म करके बताया, बोले ये यहाँ तुम हो जाओ, अब मैं तुम्हारा कर रहा हूँ। अब उन्होंने ऐसे कैमरा के सामने मुझे मेरा सीन कैसा करना चाहिए उन्होंने करके बताया। आप मानेंगे मैं उनको देख रहा था, मुझे ना अभी भी वो बातें और वो याद है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि सर मेरे सामने मुझे परफॉर्म करके बता रहे। मैंने कर लिया, वो सीन हो गया। अपू ने कहा ठीक, सब कुछ ठीक हो गया। बस मैंने कहा कि मेरे आराध्य को तकलीफ नहीं हुई, इसी बात की खुशी है। फिर हमने शूटिंग की, उसके बाद हम वहाँ 10-15 दिन थे और उसके बाद हमने एक ऐड भी की जी। और कभी कभार मिल जाते हैं तो बस भाग्य है। मैंने मतलब मैं तो एनवियस हूँ अभी इससे, आपके भाग्य को देखे, मेरे तो आराध्य लगे हुए हैं अंदर, आपने देखा है? नहीं आपके तो वहाँ लगे हैं, तो यहाँ बैठे हैं। इसीलिए मैं इसीलिए एनवियस हूँ। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेलसी एंड एनवियस। नहीं मेरे आई एम एनवियस कि हमारी मुलाकात कब होगी अमित जी से, यू नो दैट इज। मेरा तो पीएचडी है उनके ऊपर। जी 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 बहुत ही, मतलब ये तो एक ऐसा अध्याय है। उनकी चर्चा मैंने कब
कौन से प्रहर में की जाए, ब्रह्म मुहूर्त में की जाए या सवेरे की जाए, दोपहर की जाए, रात को, हम उसी एनर्जी में उनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके बारे में अगर आप कुछ भी गलत बोलें तो आसमान में थूकने के बराबर है, उसमें अमिताभ बच्चन जी एक है। मेरा एक क्वेश्चन लेकिन अमित जी से जुड़ा हुआ है कि चूंकि हम उनकी फिल्मोग्राफी से इतने प्रभावित होते हैं और ये पता चल गया कि वो क्यों भगवान कहे जाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने आपको रिलैक्स किया और आपके साथ काम किया, आपने एज ए ह्यूमन बीइंग उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ नोटिस की जो आपको लगा कि यार ये चीज़ डिफरेंट है अमित जी एज ए ह्यूमन बीइंग? आपको बताऊं, ये फिल्म मुझे आज 18-19 साल हो गए उसको, और वो एक्शन सीक्वेंस था, उसके अंदर सब कुछ था। उनकी मेहनत, इतनी मेहनत करते हैं, उनको किसको प्रूव करना है? एक्चुअली वो आधे मन से भी कैमरा के सामने परफॉर्म कर देना तो भी लोगों को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर मैंने उनका देखा है, वो एक लाइन भी उनको बोलना होता है ना, रिहर्सल रिहर्सल रिहर्सल। और आपको आभास दिलाते हैं कि वो जब उनके साथ होते हो तो आप जो उनकी छवि बनाकर जी रहे हो ना, वो तोड़ देते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं। इतने मॉडेस्ट हैं। और बहुत लोग आर्टिफिशियल मॉडेस्ट बनने का मैंने एक्टिंग करते हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि मेरे चाहने वाले और मुझे किस तरह से देखते हैं। सोचिए, उनको उनके बगल में आप बैठो, अर्जुन रामपाल जी भी थे फिल्म के अंदर, तो उन्होंने मुझे एक बात कहा था कि अगर सर के साथ बैठे हो ना, अपनी इज्जत बचानी है तो किस टॉपिक पे उनसे बात करनी है ना, सोच के बात करना, या तो चुपचाप बैठे रहना। आप मानेंगे नहीं, आपके बगल में, माने ऐसे जैसे आप बैठे हैं, वो बैठे हैं, मैं तो उनके पीछे खड़ा हो जाता था जब वो कभी सीन की तैयारी होती थी, फिर वो कहते बैठो दया, तब मैं चेयर लेकर मैंने एक कदम पिछाड़ी ही बैठता था। तो एक बार उन्होंने कहा, देखो भाई पिछाड़ी नहीं बैठते, ये अपमान है हमारा। मतलब नहीं सर, आपके सामने नहीं बैठ सकता। नहीं नहीं, आ गया। और वो 3-4 चेयर लगाकर बैठते हैं, उनका जो हाइट है। तो हम बैठते थे, बट फिर भी उनके सामने हम आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते थे। आप मानेंगे, हम प्रोफाइल में और इस तरह से ही बात करते थे। और वो जो पूछते थे, तो जैसे मैं आपको जवाब दे रहा हूं, यहां मुझे डर नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बोलूंगा और लोग सुनेंगे। वहां पर एक आदमी का इतना रिस्पेक्टफुल भय कि कुछ मेरे आराध्य को बुरा ना लग जाए, सोच समझकर वो पूछते थे कि और दया कैसे हो, ठीक हूं, या कल सर्दी थी, या कल बुखार था, क्या बोलूं मैं, ये सोचकर बोला नहीं ठीक है, ठीक हूं सर, ठीक है। पूछते थे कहाँ के रहने वाले हो, फिर उनको बताया मैंने, अच्छा तो हमारे और के ही हो। तो फिर बहुत सोच समझ कर जवाब देना। उनके सामने आप मूर्ख कहलाओगे जब ओवर स्मार्ट बनोगे। आप उनको ही मत बोलोगे सर आप क्या एक्टर हैं सर, या आप उनको मत बोलिए। उनको 50 साल हो गए, कई लोगों ने बोला होगा। सो दया सर, एक और इंसान हैं जो इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने अपने कद को बहुत ऊपर उठाया है, उनका नाम है श्री शाहरुख खान। और उनकी जो आशु जी की जो स्वदेश फिल्म रही, उसमें आपका कैरेक्टर बिल्कुल ही एक डिफरेंट कैरेक्टर था। वो हमेशा साथ में रहता है, इन्फॉर्मेशन देता रहता है। सो वो जो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, और वो उसमें एक एक्सीडेंट भी हुआ था आपका, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जितने भी सफल और महान लोग हैं ना, उनमें एक चीज बहुत बड़ी कॉमन है जी, वो बहुत नेचुरली डाउन टू अर्थ हैं जी। बहुत लोग बनावटी डाउन टू अर्थ होते हैं, जैसे कि क्या लेंगे आप, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, खाना खाया, माने ये एक वो हो गया, एक उनका एक नेचुरल, और वो शाहरुख साहब में था जी। आप जानते हो कि मैं उसमें वो स्कूटी वो चलाता हूँ जी, मैं अच्छा नहीं चलाता हूँ जी। वो आशुतोष ने कहा कि तू चलाएगा, तो मैंने बहाना किया, मैंने कहा यार हीरो है, हीरो चलाएगा ना, हम लोग पीछे बैठ जाएंगे जी। नहीं 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 नहीं, वो अमेरिका से है, उसने गांव थोड़ी देखा, गांव तूने देखा है, तो तेरे को रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो आशुतोष ऑन सेट इज ए हिट, मैंने बहुत उसका है, बोला अच्छा, बोला मैंने बहुत दिन से नहीं चलाया, बोला नहीं तू चला लेगा, तेरे को करना पड़ेगा। तो सेट पर लाइटिंग वाइटिंग हो रही थी, सवेरे का समय था, प्रोडक्शन वाले ने वो M50 लाया, और मैं रिहर्सल करके धीरे धीरे खेत ऐसे चला आ रहा था। शाहरुख ऐसे बैठा हुआ था, पता नहीं उसे डाउट हुआ होगा कि नहीं आ रहा चलाना, कि कहा अरे मेलाराम तुम चला लोगे? हाँ चला लूंगा ना। अब ठीक है, बोला एक काम करना, मुझे जरा एक राइड दे दे मुझे। मैंने कहा ठीक है, बोला आइए बैठिए।
अब बैठे, मैंने क्लच किया और फर्स्ट गियर में करके मैंने एस्केलेटर और ये छोड़ा। आप मानोगे बाइक सीधा ऊपर उड़ गई और शाहरुख साहब फ्लोर पर। आप मानेंगे मेरा गला सूख गया, मैं कांपने लगा। बाइक ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, मैंने पूरा यूनिट, पूरा एक अजीब सा माहौल हो गया। मैंने सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी माने इंडस्ट्री का करियर माने ख़त्म। और उस वक्त शाहरुख साहब का बैक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। उनको वहाँ सेट पर एक फिजियो बहुत प्रॉब्लम था। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं उनको ऐसा हाथ नहीं दे, पता नहीं इतना मेरा अंधेरा था छा गया। आप मानोगे वो उठे, अपने पैंट को झाड़ा और मुझे कंधे पे हाथ रखा। मैं जानता था कि तुझे बराबर नहीं आता है। चलो लेट्स आशु शॉट ले लेते हैं। तो आशुतोष ने मुझे गुस्से से देखा, माने कि ये तूने मिस्टेक क्यों कर दी? अरे अरे तू क्या देख रहा है, मेरी मिस्टेक है, मैं ज्यादा डिसबैलेंस हो गया। और आप मानोगे फिल्म में देखना, मैं आखिर टेंशन में चला रहा हूँ पूरे, मेरे चेहरे पे आपको टेंशन दिखेगी जी। उन्होंने जरा भी शिकायत नहीं की जी। और पूरे फिल्म में वो मुझसे कहते थे, बाकी लोग अबाव एज थे कैरेक्टर, तो उस वक्त वो मेरे साथ कंफर्टेबल रहते रहे। जिम मैं इतना करता नहीं, चल चल तू मेरे साथ में चल, साथ में रहे। और आप कह सकते हो कि एक्टर की, मैं एक्टिंग की उनकी क्या, उनके बारे में क्या कहूँगा, ऐसे ह्यूमन बीइंग वो बहुत ही अच्छे इंसान है। मुझे लगता है कि हमारे लाइन में सफलता और जो हैं वो आपके कर्म के साथ तो मिलते ही हैं, पर दुआओं का भी बड़ा हाथ होता है। मुझे लगता है शाहरुख साहब के साथ दुआएं बहुत हैं, इतना मैं जानता हूँ। वो बहुत सा नेक काम करते हैं और वो पता चलता था मुझे सेट पर। कई लोगों को पता नहीं होगा, वो बहुत ही माने शायद उस चीज़ को फॉलो करने वाले में से हैं कि एक हाथ से दान दो और दूसरे हाथ को पता ना चले, उनमें से है वो। कई लोगों की दुआएं हैं जो आज इतने शिखर पर मैंने पहुंचना आसान नहीं है। बिल्कुल, और बहुत सहज भी हैं, बहुत सहज हैं, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, सचमुच कह रहा हूँ मैं। और क्या होता है, स्टारडम, इतना बड़ा स्टारडम मिलना और उसको इंटैक्ट करना और पचाना, नहीं उनका तो ये मानना पड़ेगा, सचमुच कहता हूँ जी। जिन्होंने भी उनके बारे में बात की है, दे वो ऑलवेज एवरीबडी सेज कि नहीं, मतलब शाहरुख साहब की मेमोरी बड़ी कमाल की है। आपको याद है एक पंचायत का सीन है स्वदेश के अंदर, जिसमें काफ़ी वही बोलते हैं पूरे आपने बैठ। तो आशुतोष जी के साथ मैं ऐसे बैठा था, कल का सीन है तो बोला कल सीन है, तो मैंने ऐसे, आशुतोष जी शाहरुख साहब के साथ काम कर चुके थे, मैंने ऐसे को एक्टर, तो जो भाषा उनके अंदर है उस तरह की फिल्में पहली बार शाहरुख साहब कर रहे थे, ऐसे लैंग्वेज वाली। केपी सक्सेना साहब का डायलॉग था, तो मैं बोला ऐसे आशुतोष को मैंने पूछा कि इतने लाइन कल ही एक ही दिन शेड्यूल माने में था कि कल ही करना है, बोला एक दिन हो जाएगा, बोला हाँ हो जाएगा। तो शाहरुख की मेमोरी पता नहीं है, क्योंकि मैंने तब तक बड़ा सीन का देखा नहीं था। आप मानोगे एक दो रिहर्सल होने थे, कुछ पढ़ा उन्होंने सेलिब्रिटी के ऐसे, अब फटाफट कर दे गया। आप देखो फिल्म देखो, उनने फट उनकी मेमोरी की एक सैल्यूट है उनको। और दूसरा, शाहरुख खान एज अ स्टार, उनकी कुछ एक दो फिल्में हैं जिनमें स्वदेश और चक दे ऐसी एक दो फिल्में हैं उन्होंने बहुत चैलेंजिंग एक्टर का काम किया है। मतलब ऐसा उन्होंने किया, उसमें वो शाहरुख नहीं है, उन्हें वो सुपरस्टार नहीं है, मतलब उस तरीके से उन्होंने। आशुतोष जी का उसमें क्रेडिट जाना चाहिए, मैं आपको बताऊं, उन्होंने उस तरह से कंसीव किया था। यू राइट। अब मेरा रोल भी था, उन्होंने कहा तुझे दया बाल बढ़ाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा जी। उन्होंने देखो कास्टिंग क्या की थी, आप देखिए सपोर्टिंग कास्ट उन्होंने ढूंढ कर कहाँ से, लखनऊ से वहाँ से लेकर लाए थे। राइट। वो फिल्म कमर्शियली नहीं चली, लेकिन आज भी उस फिल्म के मेरे कैरेक्टर के बारे में लोग चर्चा करते हैं। मेरे लिए स्वदेश बहुत ही क्लोज टू द हार्ट वाली फिल्म है, आपको कह दूँ। लोग मेरे माने स्वदेश की, आप NRI आते हैं, कोई मेरे फ्रेंड का कोई अंकल आया US से, अरे यार तू एक बार आजा, वो तेरा डायलॉग मैंने इट्स गिविंग लाइट टू नेबर हाउस अपनी चौखट का दिया, वो मैंने, आप मानेंगे मुझे उसके आज भी फैन फॉलोइंग है उस डायलॉग। बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग वो रहा। और उसी फेरिस्ट में एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जो जिनकी फिल्मोग्राफी अपने आप में कहती है, वो प्रकाश झा जी। करेक्ट। सो गंगा जल, हाँ, किस तरीके से मिली? गंगा जल मिलने का सबसे बड़ा श्रेय मैं यशपाल शर्मा को दूंगा। इससे पहले मुझे बाद में पता चला, रिलीज होने के बाद कोई और कर रहा था रोल, किसी कारणवश वो रोल नहीं कर पाए। मुंबई से आया मेरा दोस्त का मैं शेड्यूल करके आया था, और यशपाल गंगा जल की शूटिंग ऑलरेडी कर रहा था, ऑलरेडी कास्ट उसमें था, रोल कर रहा था। वाई में शूटिंग चल रही थी, मैं फ्लाइट से आया था और लेटा हुआ था। अचानक लैंडलाइन पे फोन मैंने बजा
और यशपाल का फ़ोन आया कि यशपाल दया बहुत बढ़िया एक रोल है यार, और पुलिस ऑफिसर का रोल है, मैंने तेरा नाम अनिल अजिताब एसोसिएट डायरेक्टर थे, तू वाई आ सकता है? तो मैंने कहा हाँ आ जाऊँगा यार, तू आ जा, तू तेरा 99% तेरा माने हो ही जाएगा, बोला पुलिस ऑफिसर का रोल है, शेड्यूल कास्ट है, ऐसा करके मुझे उसने बता दिया। दूसरे दिन मैंने प्रोडक्शन वालों का फ़ोन आया कि यहाँ से गाड़ी जाएगी, आप आ जाना यहाँ से और आपको जाना है वहाँ पर। मैंने पुलिस हेयर कट करा के पहले ही से गया, मैंने बहुत ही नॉर्मल हेयर कट होते हैं ना, उनसे करवा के गया। जैसे ही मैं सेट पर पहुँचा, शूटिंग चल रही थी मैंने, और प्रकाश झा जी ने मुझे देखा और अनिल अजिताब जी से मुझे यशपाल ने मिलवा दिया था जी, कहा कि ये है मंगनी राम। तो प्रकाश जी ने देखा हाँ ये तो है एकदम मंगनी राम है। और मेरा दूसरे दिन वो सीन था जो मैं आता हूँ, अजय देवगन जी को कहता ना कि आपने हमको माफ़ कर दिया, और कहा नहीं मुझे माफ़ी नहीं मिली पूरे उसके बीच में। करेक्ट। और वो शूट हो गया और इस तरह से प्रकाश जी के साथ जुड़ गया मैं। फिर राजनीति सीन होने के, हाँ फिर राजनीति की मैंने, अपहरण में बहुत मेरा अच्छा रोल था, वो कट हो गया। फिर बाद में चक्रव्यूह किया उनके साथ मैंने, और काफ़ी अच्छा एक दौर उनके साथ गुजरा। अगर फिल्मी दुनिया में जिस तरीके से अमित जी कमर्शियल उसमें रहे, उसी तरीके से एक मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर हैं जिनके बारे में हम पहले भी थोड़ा सा बात कर चुके हैं, श्याम बेनेगल जी। करेक्ट। तो आपने श्याम बेनेगल जी के साथ एक फिल्म की, वेलकम टू सज्जनपुर। वो एक इंटरेस्टिंग किस्सा था उसके अंदर, आपकी कास्टिंग के बारे में और किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस था, वो जरा आप मुझे बताएं। उस फिल्म के लेखक थे अशोक मिश्रा जी, वो मेरे मित्र थे। मैं उनको बार बार कहता था कि मुझे एक बार श्याम जी के साथ काम करना है, चाहे कुछ भी हो, छोटा रोल। तो वेलकम टू सज्जनपुर बन रही थी और मुझे खबर मिली और मैंने उनको फ़ोन किया, मतलब ठीक है दया एक रोल है सपेरे का, तुम आ जाना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने प्रोडक्शन ने फ़ोन किया, नहीं ऑफिस में मुझे श्याम बेनेगल जी से मिलवाया जी, और हमें डायरेक्ट फेस टू फेस मिलता है। आपको विश्वास, मैं उनको पहले भी स्ट्रगल करता रहा, नहीं मिला था काम, डिस्कवरी और उसके वक्त जी। तो मिले और तब तक उन्होंने मेरा काम जान गए थे, तो देखे गुड सो एग्रीड। और उन्होंने पैसे पूछे, मैं उनके साथ कहा कि नहीं मैं घर से खाना लेकर आऊँगा, पर जो अमाउंट उन्होंने मुझे दिया वो एक कमर्शियल प्रोड्यूसर भी नहीं देता, उन्होंने वो मुझे पैसे दिए और मुझे वहाँ बुलाया। अब शूटिंग थी उस दिन, शाम को मुझे स्क्रिप्ट की रीडिंग हो रही थी, तो मैं अशोक जी से कहा कि यार कुछ बन नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि सपेरा है यार, क्या होगा, वो अलग अलग प्रदेश में जाता है। पता नहीं मेरे को दिमाग में एक आया, सई परांजपे जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी पपीहा, तो एक्चुअल आदिवासियों के साथ उन्होंने शूटिंग की थी और उनको वो लोग बेचारे डायलॉग नहीं बोल पाते थे, तो उनको बोलती थी खाली लिप खुलाओ, हम डबिंग किसी और से करा लेंगे। तो उन्होंने ऐसे ही बोला था कि एकरे बगरे बतेरी गिरा। तो मैंने अचानक सोचा कि इसकी कोई भाषा नहीं होती है, मैंने श्रेयास तलपड़े को कहा कि चलो हमें ऐसा, वो भी बहुत बोला हमें माइंड ब्लोइंग है, और हमने उसी तरह से उस एटीट्यूड में वो किया, रिहर्स करके। श्याम बाबू आए, उन्होंने कहा लेट मी शो मी द रिहर्सल, तो हमने रिहर्स किया और वो हंसने लगे, कहा लेट्स डू इट, और एक पहला मास्टर शॉट वो हो गया सीन, बहुत खुश हुए। और वो मोबाइल पे मेरे आज भी मैसेज है, यू हैव मेड माई सीन दया। और मैं सचमुच कह रहा हूँ कि आज वो नहीं है बीच में, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्याम जी के साथ काम करना वो अपने आप में हमने तो शायद सत्यजीत रे जी को नहीं देखा, बट हमने उनसे कम भी श्याम जी के काम को करते हुए नहीं देखा। इतने नेशनल अवार्ड, द काइंड ऑफ फिल्म्स, और बहुत ही सेंसिटिव आदमी थे। आप उनके करीब रहोगे ना, ग्रेट रहोगे, एक ऑरा आता है जी, आपको फील होता है, वो उनमें से थे। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा मतलब नॉलेज के तो खैर मतलब भंडार थे वो, किताबों से ज़्यादा उनको नॉलेज थी उस बारे में। अभी रिसेंटली एक और हिस्टोरिकल फिल्म आपने की, मैं अटल। करेक्ट। में उसमें आपका दीन दयाल उपाध्याय का आपने रोल किया। सो चूंकि दीन दयाल उपाध्याय हम ही लोगों की ज़मीन से उनका बहुत लंबा जुड़ाव रहा, BHU बनाने वाले, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले, तो उस हिस्टोरिकल कैरेक्टर की प्रिपरेशन किस तरीके से आपने की? उसमें क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर रवि यादव जी को दूंगा जी, क्योंकि आप दीनदयाल उपाध्याय जी का कोई फुटेज नहीं है, माने आप खाली पिक्चर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मेरा एक ऑडिशन किया, लुक देखा, और उनका कॉन्फिडेंस था, मैं एक्चुअली डरा हुआ था जी। मैंने कहा मैं लगूंगा दीनदयाल, नहीं आप लोगों को, वो रवि यादव डायरेक्टर को क्रेडिट मैं दूंगा जी। और हमने एक रिहर्सल की, वो की,
मैं इन्फॉर्मेशन मैं कुछ लोगों पार्टी उनके बारे में पढ़ा कि वो किस तरह के थे, और मैंने एक डायरेक्टर की कल्पना से और अपनी कल्पना को मिलाकर मैंने परफॉर्म किया। इज्जत बच गई, और मेरी किसी ने नहीं कहा कि तुमने बुरा किया है। और उस रोल का एक लिमिटेशन था। कुछ रोल में स्पाइस होते हैं और कुछ रोल एक आपको देखने के लिए बनते हैं, माने बिल्कुल हर रोल आपको एक, आप नहीं कह सकते कि आपको छा जाएगा। जी जी। तो दया जी, आपका तो इतना लंबा मतलब करियर है, सबके बारे में बात करेंगे तो मतलब 3-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन आप काफ़ी, जैसे आपने बोला कि कुछ दोस्त हैं मेरे, उनमें से एक आपके दोस्त हैं जिनका एक बहुत पॉपुलर सीरियल है जो आप करते भी हैं, टीवी से भी आप रेगुलर जुड़े हुए हैं। तो ये जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो पूरा, वो भी अपने आप में आइकॉनिक शो है भाई। करेक्ट। मतलब लॉन्ग लास्टिंग शो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल आपका रोल है उसके अंदर, और बहुत ही अच्छा करते हैं आप। चालू पांडे, इंस्पेक्टर चालू पांडे। अभी मैं उसी की शूटिंग के लिए जाने वाला हूँ। देखिए रोल असल में मैं आसित मोदी को क्रेडिट दूंगा। मैं अब जताने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो रोल किया था। मैं शनिदेव सीरियल करता था जिसमें शनिदेव का रोल करता था। जी जी। तो उस वक्त शनिदेव का मैं क्रिएटिवली भी जुड़ा हुआ था जी तारक मेहता, क्योंकि आसित और हम लोग कॉलेज में साथ में थे। तो उसने कहा तू फ्री है तो बैठा कर स्क्रिप्ट पर। एक बार राइटर ने ये रोल लेकर आया चालू पांडे का। जी। तो हम बैठे थे, तो आसित ने कहा ये रोल तू कर ले। मैंने कहा तू मुकुट उकुट पहनता है, उधर बोर हो गया होगा, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेता हूँ, बड़ा फ्रेश होगा। और मैंने किया और रोल क्लिक हो गया। आज 10-12 साल से लोगों को पसंद आता है, और मस्ती में करते रहता हूँ मैं, और मुझे मजा आता है वो रोल करते हुए। एंड कॉमेडी तो नेचुरल है आपके अंदर। मतलब नहीं, कॉमेडी नेचुरल नहीं, बहुत कठिन होता है कॉमेडी, सच बताऊं आप। नहीं, नेचुरल है, कठिन होता है, लेकिन आपके लिए नेचुरल है। नहीं विक्टर, ऐसा नहीं है। बहुत स्क्रिप्ट एक परफेक्ट होनी चाहिए। एक देखो कॉमेडी, मैं नहीं कह रहा हूँ महान हूँ, कॉमेडी अगर एक्चुअली बताऊँ स्क्रिप्ट के दायरे में रहेगी ना तो बहुत अच्छी लगती है। स्क्रिप्ट के बाहर जाती है तो क्या होता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो जाती है जो कई लोगों को खटकती है। जी जी। फिर आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन हो जाते हैं। जी। बहुत स्क्रिप्ट के दायरे में और स्टोरी के दायरे के बीच में रहकर आप परफॉर्म करते हो ना, तो आप माने एक कमाल है। जैसे मैं अपने कंटेम्प्रेरी में मैं राजपाल यादव को बहुत सैल्यूट करता हूँ। उसको कहीं भी आप कोई भी रोल दे दो, माने कहीं भी कोई फिल्म में, वो आपको माने याद दिला देता कि हाँ ये मेरी जगह है, ये सीन मेरा है, आप कोई छीन नहीं सकता। वो राजपाल यादव में ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सच अ फाइन एक्टर, सचमुच। और जिस तरीके का आपका इतिहास रहा है पिछले 30 सालों में, मतलब 30-35 साल ऑलमोस्ट से आप थिएटर और काम कर रहे हैं। और सो आपने ना इतने दिनों में, मैं सभी उन लोगों से पूछता हूँ जो सीनियर एक्टर हैं, कि एवोल्यूशन का हिस्सा रहे हैं आप। मतलब आपने उस जमाने में भी काम किया है जब वीकली टीवी हुआ करता था, फिर आपने उस जमाने में काम किया जहाँ पे फिल्में वो थी, फिर आप इतने बड़े सेटअप लगान जैसे उसका हिस्सा रहे, फिर आपने अमित जी और इन सारे लोगों के साथ बड़े सेटअप में काम किया। तो आज प्रेजेंट में जिस तरीके से OTT आ गया है और जिस तरीके से साउथ की फिल्में इतना अच्छा कर रही हैं, तो पिछले 4-5 साल में, 6 साल में जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंडस्ट्री का ग्राफ जो है वो नीचे गिरा है। सो आपको क्या उसका रीजन लगता है? देखिए मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ मैंने इस बारे में जी। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता दूं, यूट्यूब माने आप जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं फिल्मों को न चलाने में। जी। आपको बताता हूँ, मैं कई जगह गाँव जाता हूँ तो जो जनता थी जो हाउसफुल कराती थी, जी, एक होती है एक रेगुलर सिनेमा देखती है, और एक होती थी जो जाती थी, उनके पास कोई चारा नहीं था, उनके पास सिनेमा था। जी। अब मैं गांव जाता हूं तो मैं कई लोगों को देखता हूं तो कहते हैं क्या देख रहे हो? यूट्यूब पर देख रहे हैं भाई, जैसे आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, या इतने एक्टिविटीज मोबाइल में और इतने शॉर्ट फिल्म आने लगी हैं, इतनी घटनाएं हैं, इतने शॉर्ट माने वो भी इंटरेस्टिंग है। जी। देखिए लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। अब लोग सोचते हैं कौन जाए सिनेमा हॉल में, यहीं देख लेते हैं। एक आलस सा आ गया है क्योंकि आपको घर बैठे ही सब कुछ देखने मिल रहा है। समझे आप? सिनेमा ऐसा नहीं है कि कोई बॉलीवुड में गलत फिल्में बन रही हैं कि अजीब सा लग गया है, लेकिन एक बहाव सा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक ट्रेंड बन चुका है लोगों का कहने का कि साउथ की फिल्में डोमिनेट कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं था।
ये दौर हर वक्त रहा है। मुझे याद है हम स्कूल और कॉलेज के दिनों में थे तो एक हिम्मत वाला जितेंद्र साहब की सारी फिल्में भी, तो वो एक दौर आया था। तो तब भी था। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में आपको ऐसा ना, मुझे अजीब लग रहा है हम बॉलीवुड वाले ही अपने बॉलीवुड वाले को माने अपाहिज कर रहे हैं ऐसा बोल बोल के। पता है आपको, बार बार मैं बोलूं आपका इंटरव्यू में मजा नहीं आ रहा है, आपका मजा नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? जी जी, वो ऐसी हालत हो गई। क्या बॉलीवुड के मेकर क्या मेकर नहीं रहे? अचानक माने साउथ, माने मेरे को अजीब लग रहा है। माने कई लोगों ने हार भी मान ली। मैं तो इतना लायक नहीं हूं कि उनको भाई आप हार मत मानिए जी। ऐसा नहीं कि माने हम कोई फिल्म बना नहीं रहे, हमारे यहाँ इतिहास अच्छी फिल्में बनी है हमारे जी। मेरा क्वेश्चन ओटीटी को लेके था। मेरा ये था कि ओटीटी के आने के बाद है ना, जो कंटेंट जो बोल रहे हैं लोग, वो पहले आपकी सारी फिल्मों का ग्राफ उठा लीजिए, जितनी भी फिल्में जबरदस्त हिट हुई हैं, एक पारिवारिक फिल्में और रिलेशनशिप्स की फिल्में रही। करेक्ट। आज ये ओटीटी, जब से पैंडेमिक के बाद ओटीटी ने हिंदी पटल पे कुछ ऐसी फिल्में भी लाई हैं जो एक्सपेरिमेंटल फिल्में हैं, जो शायद जो नॉर्मल जनता है उनको समझ नहीं आती है। ये मेरा थॉट। नहीं, आपको बताऊं, जैसे जैसे युग माने बढ़ा, माने जैसे पाषाण युग में थे जी, तो लोग समझते नहीं थे। आप मानोगे अब जो नया जनरेशन जो एक्टर है माने, या नए जनरेशन के लड़के हैं, उनको बहुत कुछ पता है। माने आपको बता दूं, मैं नहीं कहता हूं कि मैं हंगल साहब के जमाने का हूं लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं कि जो जैसे मेरे दोनों बेटे हैं, वो लोग एडवांस्ड हैं। उनको इतना पता है कि माने ये हो रहा है। हमारे जमाने में इतना इंफॉर्मेशन हुआ नहीं करती थी। करेक्ट। टीवी का एक न्यूज आता था वो देख लेते थे, आपको अखबार एक माध्यम था जी। अभी अखबार सेकेंडरी हो गया, लोग माने मोबाइल पर न्यूज देखने लगे और इंफॉर्मेशन इतना अवेलेबल होने लगा है ना। माने आपको बता दूं कि मैं खुद कह रहा हूं कि मुझे सिनेमा घर में गए 3 महीने हो गए। करेक्ट। मैं आपको बता दूं, करेक्ट। आप भी, माने कई लोग होते हैं, एक आलस सा आ गया है कि नहीं यहीं देख लेते हैं ना। और ओटीटी पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि सब चल रहा है, माने जो जनता को अच्छा लग रहा है वही देख रहे हैं। आपको पता है जब हिट होता है ना कोई चीज, उसकी एक समाज में चर्चा चलती है, उसकी छोटी छोटी चीजों की, उसके छोटे छोटे सीन की। जी। आपको बता दूं, मैं हिट फिल्म और हिट टीवी शो का हिस्सा रहा हूं भाग्य से। जैसे लगान हिट है तो हम जिस गली से गुजरते थे हमारी एक चर्चा होती थी, हमको अलग खुशी होती थी। जैसे आप तारक मेहता, वो हिट है तो हमको पता चलता है। ऐसा नहीं है कि हर एक्टर का हर काम उतना ही हिट होता है। तो हिट का मैं हिस्सा रहा हूं तो एक आपको पता चलता है कि हिट क्या है। हिट का एक अलग सुगंध होती है जी। और आप इसी तरीके से आने वाले टाइम में और बड़े बड़े हिट देते रहिए और एज एन एक्टर आप एंटरटेन करते रहिए। हमारी यही जिज्ञासा रहेगी और अच्छे अच्छे रोल देखने के लिए। दया जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ब्यूटीफुल इंटरव्यू रहा। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए तो नॉस्टैल्जिया है। मैं तो लगान के हर उस आदमी को, मेरे लिए अमित जी और लगान, ये 2 चीजें हैं जो मेरे लिए नॉस्टैल्जिया है। मैं आपके द्वारा मैं वो जीता हूँ सोच के कि कैसा हुआ होगा क्या हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास बातचीत दयाशंकर पांडे जी के साथ। ये एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके अभिनय में गहराई भी है और सच्चाई भी, जिनकी जर्नी न केवल एंटरटेन करती है बल्कि इंस्पायर भी करती है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के साथ, सिर्फ सूत्रधार विद विनीत राय पर। धन्यवाद।